राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। और तो इकोनॉमिक्स में आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो मान लो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आया था अपना ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका नाम था ओइकोनोमिया। ये हमको पता है। ठीक है, ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब मान लो कि हर कोई अपना अपना घर मैनेज करता है। ठीक है, हर कोई अपना अपना घर क्या करता है? मैनेज। हमारे हर घर वाले हर अपना घर मैनेज करते हैं कि खर्चा क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इनकम कहाँ से आएगी, कौन सी हमें एसेट्स खरीदने हैं, ठीक है, कितनी हमें लाइबिलिटी लेनी है। हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हम सारी चीज़ें क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो इसके हिसाब से तो हम सब इकोनॉमिक्स हो गए। इसके हिसाब से हम सब क्या हो गए? इकोनॉमिस्ट हो गए। इसके हिसाब से हम सब क्या हो गए? सारे घर वाले, जितने भी घर वाले हैं, ठीक है, इंडिया में और इंडिया के बाहर, इंडिया के घर वाले सारे क्या हो गए? फिर तो इकोनॉमिस्ट हो गए। तो यस, सारे इकोनॉमिस्ट है। घर पे रहने वाले लोग सारे क्या है? इकोनॉमिस्ट है। अब अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स मोटा मोटी क्या होता है कि एज अ टर्म मीन्स द साइंस ऑफ मैनेजिंग स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब हमें पता है कि मोटा मोटी इकोनॉमिक्स यही था कि अपने पास स्केयर रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कमी नहीं, या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण अपन क्या करते थे? अपन चॉइस करते थे चीज़ों में से। क्या करते थे? चॉइस करते थे। और हम इन चॉइसेस से अपनी ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स को हम क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ये मोटा मोटी अपना इकोनॉमी का डेफिनेशन होता है। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमी का डेफिनेशन यही आएगा। क्या डेफिनेशन है? कि जो भी हमारे स्केयर रिसोर्सेस है या लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके हिसाब से हम चॉइस करते हैं। ठीक है, हम चूज करते हैं चीज़ों को और उससे हम अपनी ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। मान लो आपके घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा के साथ आपके 3 भाई बहन हो आप। तो अब क्या होगा कि सबकी सारी ज़रूरत एक साथ तो पूरी नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती, ये तो क्वाइट पॉसिबल है ना। मतलब अब उनके पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेस ही होंगे। अब 3 बच्चे होने के कारण, 4 बच्चे होने के कारण, ना 2 बच्चे भी है जिनकी वांट्स अनलिमिटेड है, तो वो सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस। अब वो बैलेंस बनाता कौन है? वो बैलेंस बनाता है इकोनॉमिक या इकोनॉमिस्ट। वो बैलेंस कौन बनाते हैं? इकोनॉमिस्ट। चल मान लो कि ये तो अपन घर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर ऐसे ही 4 घर के बारे में पढ़ना पड़ा तो फिर क्या करेंगे? ये स्टडी तो काम ही नहीं आएगी, या काम आएगी तो 4 घर के बारे में भी अपन पढ़ सकते हैं। पर मान लो कि ये पूरे देश के बारे में पढ़ना पड़ा, तो देश के हर घर के बारे में अगर अपन को यही चीज़ें पढ़नी पड़ी तो ये अपन कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 10 घर, 15 घर, अनलिमिटेड घर, इनफाइनाइट घर, एक पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर अगर सारे घर के बारे में पढ़ना पड़ा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, वो क्या होता है? तो देखो, इकोनॉमिक्स जो थिंकर्स थे, जो पुराने चीज़ें सोचते थे, या 18-19 सेंचुरी के आसपास आप जब देखोगे तो अपने पास बहुत इकोनॉमिस्ट हुए। कौन कौन इकोनॉमिस्ट हुए? एडम स्मिथ हुए, आपने नाम सुना हुआ है। ठीक है, अपने पास डेविड रिकार्डो हो गए, आपने ये भी नाम सुना हुआ है, आपने अगर 11th पढ़ा होगा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, तो भाई अपन गॉड बोलते हैं इनको तो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 ऐसे बंदे जो क्या पढ़ते थे, जिनका माइक्रो थिंकिंग था। जिनका थिंकिंग क्या था? माइक्रो लेवल का थिंकिंग था। माइक्रो लेवल का थिंकिंग बोले तो जैसे कि ये जो आज अपन हर घर घर में कर रहे हैं। ठीक है, एक घर को पढ़ लेना है ना, माइक्रो फोकस करो कि एक घर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक घर कितना वेजेस कमा रहा है, एक कंपनी कितनी वेजेस, एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी कितना वेजेस दे रही है, एक इंडिविजुअल मार्केट में क्या प्राइस है। ये तो बेसिकली ये लोग जो रीड करते थे, ये रीड करते थे प्राइस थेरी को रीड करते थे। ये किसको रीड करते थे? प्राइस थेरी। अब ये बड़े लेवल पे नहीं जाते थे, ये किसको पढ़ते थे? ये प्राइस थेरी पढ़ते थे। वैसे हमारे पास जो हुए कि बोले यार ये तो सिर्फ आप सिंगल पढ़ रहे हो, अगर हमको पूरी कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ा तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास और अलग इकोनॉमिस्ट है, जैसे क्विंजने आ गए। ठीक है, क्विंजने के बाद हमारे पास है मेल्थस, ये इकोनॉमिस्ट है मेल्थस। उसके बाद आया हमारे पास जिस कार्ल मार्क्स। अब देखो बहुत लोगों को कार्ल मार्क्स तो भाई
ठीक है, बहुत लोग गाली भी देते हैं, बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, पर ठीक है, सबका अपना अपना थिंकिंग है, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अपन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव पे रहते हैं कि ये लोग ने बोला कि अगर हमको एक कंट्री पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, तो इन्होंने मैक्रो टाइप आइडिया लगाना चालू किया। क्या लगाना चालू किया? मैक्रो टाइप आइडिया। मैक्रो टाइप के आइडियाज एग्जिस्ट करना चालू हो गए। मतलब इन 18th 19th सेंचुरी, ये मतलब हम पहले से ये देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स अपन पढ़ सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स अपन दो विभाजन में पढ़ते थे, ठीक है। अब तक ऐसी कोई चीज इन्वेंट नहीं हुई थी कि अपन बोले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पहले पढ़ते ही नहीं थे माइक्रो और मैक्रो के बारे में, हम पढ़ रहे। देखो, ये लोग माइक्रो लेवल पे बात करते थे, ये लोग मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, ये माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, मतलब ये लोग इंडिविजुअल मार्केट, प्राइसेस, इंडिविजुअल फैक्ट्री, उन चीजों की बातें करते हैं। ये इकोनॉमिक्स बात करते तो ये बात करते हैं सर्कुलर फ्लो, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये लोग पॉपुलेशन एंड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मेल्थस, ठीक है। कार्ल मार्क्स बात करें कैपिटलिज्म को अगर अपन सिस्टम में ले आए तो वो क्या होगा? कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है इकोनॉमिक्स में जहां पे आप ये देख के अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करते हो कि भाई ज्यादा इनकम, ज्यादा प्रॉफिट किधर है, वो कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, ठीक है। जहां ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मैं वही बनाऊंगा ना, मैं वो चीजें क्यों बनाऊं जहां पे प्रॉफिट नहीं है, तो कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी होती है। अब 18th-19th सेंचुरी तक ये चीजें ठीक थी, पर हमको इन्हें टर्म की जरूरत थी, हमें क्या थी? एक टर्म देने की जरूरत थी। अब बात आती है आपकी 20th सेंचुरी की, जहां पे भाई आ गए अपने रेगनार फ्रिंच, ठीक है। सबका अपना अपना वो है, क्या बोलते हैं वो, इनको भी बोलने का कि इनका नाम प्रोनाउंस करने का रेगनार फ्रिश बोलता है, कोई रेगनार फ्रिंच बोलता है, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन रेगनार फ्रिंच है। अब इनको अपन क्लियरली देखो 1933, अगर मैं क्लियर ईयर बोलूं तो 1933 पे क्या हुआ था, इन्होंने क्लियरली डिवाइड कर दिया कि अगर आप दो चीज अलग अलग पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स के तौर पे इन दोनों चीजों को अलग अलग ही पढ़ना है, आप मर्ज करके नहीं पढ़ सकते थे। पहले आप इन दोनों को मर्ज कर दो तो चलता था, पर ठीक है, ऐसा नहीं चलता, आपको इन दोनों को अलग अलग पार्टों में ही पढ़ना पड़ेगा। छोटी चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसको अलग से पढ़ो, बड़ी चीजों को आप अगर पढ़ रहे हो तो अलग से पढ़ो, ठीक है। छोटी चीजें अलग से पढ़ो, छोटी चीजों को अलग से पढ़ो, और बड़ी चीजों को अलग से पढ़ो, ठीक है। अब ये छोटी चीज और बड़ी चीजों का जब विभाजन हुआ, जब दो पर्सपेक्टिव मिले इनके, तो टर्म पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या टर्म इन्वेंट हुए? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो बोले तो छोटी चीजें पढ़ रहे इकोनॉमिक्स के अंदर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी चीजें पढ़ रहे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब रेगनार फ्रिंच ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, छोटी चीज और बड़ी चीज, छोटी चीज और बड़ी चीज। अगर आप छोटी चीजें पढ़ रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप बड़ी चीज पढ़ रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो 1933 में रेगनार फ्रिंच एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, नॉर्वे साइड के बंदे थे, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे। अब नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स होने के कारण इन्होंने वो टर्म्स तो दे दिया कि भाई कभी भी हम एक व्यक्ति के डिसीजन पे भी उतना ही बिलीव करते हैं, पर हम पूरे देश को एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हमें पूरे देश को देश के विजन से देखना पड़ेगा। तो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन का डिसीजन अलग और एक पूरे कंट्री का डिसीजन अलग हमें मानना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों चीजों को छोटी और बड़ी में पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्या टर्म देते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आया 1933 के आसपास। छोटी इकोनॉमी में आप प्राइस के रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, प्राइस से क्या फर्क पड़ता है, प्राइस को बेस बना के पढ़ लो। पर बड़ी इकोनॉमी में वैसा नहीं होगा ना, बड़ी इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन वगैरह बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि सारे लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब ये जरूरत क्यों पड़ी है ना, ये जरूरत क्यों पड़ती है कि मान लो एक दुकान है जिसका प्राइस बढ़ गया, एक दुकान थी और दुकान वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो ये तो आ गया आपका इंडिविजुअल मार्केट में ना, इंडिविजुअल सेलर है, तो ये छोटा इशू है। पर अगर मान लो पूरे देश का प्राइस ही बढ़ जाता है तो इसको हम टर्म देते हैं इन्फ्लेशन। एक दुकान का जब प्राइस चेंज हुआ तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलते, पर अगर पूरी कंट्री में अगर वही हालत है तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अब ये पूरी कंट्री का कंसेप्ट ही अलग हो गया, तो इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक तो ये मेरा एक बड़ा रीजन बन गया सेपरेट करने का, ये मेरा क्या बन गया? एक बड़ा रीजन कि चीजों को अपन क्या करते थे? सेपरेट कर देते। माइक्रो और मैक्रो पे अपन क्या कर देते? सेपरेट कर देते हैं। तो हमने सेपरेट कर दिया माइक्रो और मैक्रो पे, ठीक है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी थी, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हमें अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो पहले हमने प्रॉब्लम डिवाइड कर दिए कि छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग माइक्रो लेवल पे सॉल्व करते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को हम मैक्रो लेवल पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन के भाई प्राइस बेस रखे और डिमांड ऊपर नीचे हो,
या सप्लाई ऊपर नीचे हो तो ये हम प्राइस के थ्रू पढ़ सकते हैं। पर अगर वही मैं बात करूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता हूं, मैं ग्रोथ की बात करता हूं, मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो ये सारी चीजें मैं छोटे लेवल पे नहीं पढ़ सकता, मेरे को इसको बड़े लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिवाइड हो गया। फिर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में बड़ी आसानी होने लगी कि छोटे लेवल पे पॉलिसी बनाना अच्छा हो जाता है और बड़े लेवल पे अच्छा कर। अभी देखो, अब यहाँ पे जब प्राइस चेंज हुआ तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्राइस रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइस रेगुलेट करते हैं। मतलब पॉलिसी बन गई, माइक्रो लेवल पे अपन प्राइस रेगुलेट करेंगे और मैक्रो लेवल पे अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। मैक्रो लेवल पे अपन क्या कंट्रोल करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अब जब इतनी सारी चीज हुई तो हमें क्लैरिटी मिलने लगी। क्या मिलने लगी? क्लैरिटी मिलने लगी और स्पेशलाइजेशन होने लग गया कि एकदम क्लियर एनालिसिस पॉसिबल हो गया। इससे क्या हुआ? एक तो क्लियरली हमने एनालाइज करना सीख गए कि छोटे लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे और बड़े लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे और सेंचुरीज बढ़ती गई तो हमने इकोनॉमिक्स थ्योरी अलग अलग डेवलप करना चालू कर दिया। इसी का नाम है ह्यूमन, है ना, कि ह्यूमंस क्या करते हैं, एक चीजों का बेस बना के उनको धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे 18-19 सेंचुरी में इन दोनों ने पढ़ा, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में रेगनार फ्रिंच है, उन्होंने पढ़ा, उसके बाद काफी सारी थेरीज और मिली हमें इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये है मेरा मोटा मोटा देखो इकोनॉमिक्स का कैसे इन्वेंशन हुआ, कि हम कहाँ तक हम माइक्रो लेवल पर, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर आए। ठीक है, अब अपन जो चैप्टर की बात करते हैं, अपन बात करेंगे मैक्रो लेवल से अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन जब 12th की बात कर रहे हैं तो 12th और सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बड़ा सोचना है, हमें कंट्री के हिसाब से सोचना है। हमें क्या सोचना है? कंट्री के हिसाब से। तो जब अपन वो बात करते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स के क्या क्या होंगे। पूरे नेशन की इनकम की बात करते हैं, 1-2 की इनकम की बात नहीं करते, अपन बात करते हैं पूरे नेशन की इनकम की। तो देखो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको मैं शुरू करूं तो मान लो कि लास्ट ईयर एक चॉकलेट का प्राइस था 10 रुपया। ठीक है, अब दिस ईयर, करंट ईयर में वही चॉकलेट का प्राइस हो गया 20 रुपीज। तो अब ये बताओ मेरे को कि ये सिनेरियो में क्या हम अमीर हुए, हम रिच हुए, या फिर चॉकलेट महंगी हो गई, या फिर चॉकलेट क्या हो गई? कॉस्टली हो गई, महंगी हो गई। ठीक है, क्या था? लास्ट ईयर चॉकलेट का प्राइस था 10, दिस ईयर चॉकलेट का प्राइस है 20। तो अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि इस लास्ट ईयर और दिस ईयर के कंपैरिजन में क्या हम अमीर हुए या फिर चॉकलेट महंगी हो गई, है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंपल सा एग्जांपल क्या मेजर करता मालूम है? ये मेजर करता है कंट्री की इनकम। ये क्या मेजर करता है? कंट्री की इनकम मेजर करता है। एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई कंट्री में कितना खर्चा हुआ और कंट्री कितना कमाएगी, तो अपन कंट्री की इनकम और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक विलेज है ना, एक गांव है पूरा का पूरा। गांव कैसे बनाते हैं? चलो अपन गांव के नाम लिख लेते हैं। अपन है ना 2 गांव लेते हैं। एक गांव है ढोलकपुर और एक गांव है पहलवानपुर। एक गांव है ढोलकपुर और एक गांव कौन सा है? पहलवानपुर। 2 गांव है। ठीक है, अब पहलवानपुर के पास क्या है? पहलवानपुर के पास है ना गोल्ड माइंस है, भरपूर एकदम, मतलब इतनी गोल्ड माइंस है कि पूछो ही मत, सोने की खदानें। पर उनके पास कोई वर्क कल्चर नहीं है। उनके पास कोई क्या नहीं है? वर्क कल्चर नहीं है। उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, पर उनके पास उन चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, उनके पास काम करने के लिए कोई ऐसा कल्चर नहीं है प्रॉपर डिसिप्लिनली कि वो कल्चर वो फॉलो करे। वही अगर ढोलकपुर की बात करें तो ढोलकपुर के पास क्या है ना कि ढोलकपुर के पास कोई गोल्ड माइंस वगैरह इतनी नहीं है, ठीक ठाक होगी तो होगी, पर उनके पास क्या था? वर्क कल्चर था। उनके पास क्या था? वर्क कल्चर। वर्क कल्चर बोले तो उनको ये पता था कि हमको अपने रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये 2 गांव है। पहलवानपुर के पास बहुत सारी गोल्ड माइन थी पर उनके पास कोई वर्क कल्चर नहीं था। ढोलकपुर के पास गोल्ड माइंस नहीं थी पर उनके पास वर्क कल्चर था। तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, कौन सा गांव थोड़ा समृद्ध होगा, मतलब रिच होगा? आफ्टर 1 ईयर विच विलेज विल बी समृद्ध या रिचर? तो एग्जैक्टली अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार
काम करने से, मेहनत करने से आप अमीर तो बन सकते हो, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी तो आप अमीर बन सकते हो। तो एग्जैक्टली तो नेशनल इनकम हमें यही बताता है, नेशनल इनकम हमें क्या बताता है कि आपके पास रिसोर्सेस होना इज नॉट इनफ, आपके पास रिसोर्सेस होना इज नॉट इनफ। तो नेशनल इनकम इज नॉट अबाउट ट्रेजर, इट्स अबाउट प्रोडक्शन। नेशनल इनकम इज नॉट अबाउट ट्रेजर, इट्स अबाउट प्रोडक्शन। मतलब आपके पास वो चीजें होना, उसका पोजेशन होना, या आप उसको ट्रेजर की तरह संभाल के रखोगे तो आपका नेशनल नहीं बढ़ने वाला है, आपके नेशन की इनकम नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है, उन चीज़ों को प्रोडक्शन में लाना है। जब आप चीज़ों को प्रोडक्शन में लेके आओगे तो लोग उन चीज़ों को उसके एक्चुअल फॉर्म से हट के कोई और फॉर्म में उनको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब मैं झाड़ लेके आ जाऊँ, मेरे को फर्नीचर चाहिए, मैंने ना मैं पेड़ लेके आ गया, मैं पेड़ का करूंगा क्या, कुछ नहीं कर सकता। मेरे को उस पेड़ को ऐसा फॉर्म देना पड़ेगा ताकि मैं उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकूँ। इसी को तो बोलते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करो, एफिशिएंसी होती है, यही तो एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चंस, एक सेंट्रल क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से। कौन से सेंट्रल क्वेश्चंस पैदा होते हैं पता है? कि पहला कि व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन, what generates the economic wealth of nation, and second what makes country rich or poor, what makes country rich or poor। ये दो मेरे सेंटर क्वेश्चन आ जाते हैं कि या तो अपन क्या ऐसे क्या जनरेट करें, what we जनरेट, ताकि हमारे वेल्थ, नेशन का वेल्थ बढ़े, हमारे नेशन का वेल्थ बढ़े, और हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारी कंट्री या तो अमीर होगी या गरीब होगी, या तो अमीर होगी या गरीब होगी। अब ऊपर वाले एग्जांपल से हम ये तो समझ गए कि हम रिसोर्सेज सिर्फ लाके रखेंगे या जमा करके रखेंगे तो उससे हम तो अमीर नहीं बनने वाले ना। तो अब ये क्या था कि मेरे को ये पता है कि कंट्री इज नॉट रिच बाय इट्स एज रिसोर्सेज, कंट्री इज रिच बिकॉज इट्स यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब यही इकोनॉमिक्स बताता है कि आपके पास रिसोर्सेज होना इज नॉट इनफ टू बी अ रिच कंट्री, है ना। आपको उस रिसोर्सेज को यूज करना आना चाहिए। आप कैसे उन रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज करते हो, कैसे उन रिसोर्सेज को स्मार्टली। भाई पहलवानपुर के पास कोई वर्क कल्चर नहीं होने के कारण वो उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते थे, तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ज्यादा होने के बाद भी वेस्ट है ना। और ढोलकपुर के पास रिसोर्सेज कम होने के बाद उन्होंने इतना वर्क एफिशिएंटली काम किया, रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूज किया कि वो धीरे धीरे क्या बनते चले गए, अमीर बनते चले गए। तो रिसोर्सेज अलोन डोंट मेक यू वेल्दी, है ना। तो रिसोर्सेज अगर आपको वेल्दी नहीं बना तो क्या बनाएगा, प्रोडक्शन बनाएगा, आपको टेक्नोलॉजी बनाएगा, आपको लेबर के स्किल्स बनाएंगे। ये सारी चीजें जब मिलती है तो ये आपके नेशन को वेल्दी बनाते हैं, ये आपके नेशन को क्या बनाते हैं, वेल्दी बनाते हैं। और यही आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है नेशनल इनकम का। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका इज अ रिच रिसोर्स कंट्री ना, कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर विदाउट स्किल्स, विदाउट टेक्नोलॉजी अफ्रीका इज अ पुअर कंट्री। जापान हैज फ्यूअर रिसोर्सेज बट इज वेरी रिच इन इकोनॉमी, है ना। तो अब देखो यही बात हो गई कि अफ्रीका के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है पर पुअर है। तो ज्यादा रिसोर्स होना भी खराब है अगर यूज करना नहीं आता। जापान के पास कम रिसोर्सेस है तो वो अमीर है क्योंकि उनको प्रॉपरली यूज करना आता है। वो वही होता है कि चीजें ज्यादा होती है और आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कदर कम होती है, पर चीजें कम होती है और मुश्किल से मिलती है तो उसकी कदर बहुत ज्यादा होती है। यही देखो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो अब ऐसा एक टाइम था जहाँ पे ओनली पोजेशन, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का आपके पास पोजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन माना जाता था। क्या माना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कि आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज का पोजेशन भी है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। बट उसके बाद भी अगर आप उसको प्रोसेस में नहीं लेके आ सकते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं डाल सकते हो, तो आपकी इकोनॉमिक वेलबींग, आपकी कंट्री नहीं बढ़ रही है ना। तो इकोनॉमिक वेल्थ और वेलबींग अ कंट्री की कब बढ़ती है? not mere on the possession of the resources but it depends on how you using it or generating a flow of production। आप कैसे अपने रिसोर्सेस को एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में लेके आते हो। किस में लेके आते हो? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बोले तो आपका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, एक फ्लो में आ जाना चाहिए। एक फ्लो में क्या हो जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, और वो सर्कल बंद नहीं होना चाहिए। तो आप अगर उसमें एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ले आ जाते हो कि भाई कैसे क्या होगा और कैसे हमें चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे हमें चीज़ों को कन्वर्ट करना है, तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को खाली पोजेशंस में हटा के, पोजेशन से हटा के, जैसे ट्रेजर से हटा के आप अगर प्रोडक्शन के फ्लो में लेके आते हो तो आपका नेशन वेल्दी बनेगा। तो आपका नेशन क्या बनेगा? वेल्दी बनेगा।
तो अगर मैं बात करूं कि भाई फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, तो हाउ दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस। अब क्वेश्चन वही आता है कि सर आपने फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की बात कर दी, अभी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज कैसे होगा, हमें कैसे पता कि ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है। पीपल कंबाइन देयर एनर्जीज with natural and man-made environment. When people combine their energy with natural and man-made environments with a certain social and technological structure to generate a flow of production. तो अब ये अराइज कैसे होता है कि जब लोग अपनी स्किल्स है ना या अपनी एनर्जीज को क्या करते हैं, वो लोग किससे मिलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, मैनमेड एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मैनमेड एनवायरनमेंट में कुछ सर्टन सोशल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ, सर्टन सोशल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ मिला के, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ मिला के क्या करते हैं, एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करते हैं, एफओपी को जनरेट करते हैं। यही बात है, हर एक आदमी यही करता है, अपनी एनर्जीज को किसी भी नेचुरल या मैनमेड एनवायरनमेंट के अंदर उन रिसोर्स के साथ से मिला के, अपने स्किल्स को उन रिसोर्सेज के साथ मिला के सोशली और टेक्नोलॉजिकल कल्चर के अंदर एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रेडी करता है। क्या रेडी करता है, एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत मस्त सा एग्जांपल देता हूं कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में होगा क्या, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, व्हाट पीपल डू, पीपल कंबाइन एवरीथिंग बोले तो नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, मशीन्स और अपनी स्किल्स, अपनी क्या स्किल्स, ये जब सारे लोग मिलाते हैं, इधर मिक्स एवरीथिंग एंड दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते, इधर दे प्रोड्यूस गुड्स और दे प्रोड्यूस सर्विसेज, इधर दे प्रोड्यूस गुड्स और दे प्रोड्यूस सर्विसेज, और हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हाँ, पर ये इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये कंटिन्यूस फ्लो में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक बार आपने वो चीज़ बना दी और छोड़ दी, मतलब FOP योर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी अ वन टाइम एक्ट कि भाई एक बार बना दिया अब अपना टाइम हो गया। वन टाइम एक्ट नहीं होना चाहिए ना, वन टाइम एक्ट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो में। जब आप उन चीज़ों को कंटिन्यूस फ्लो में लेके आते हो तो आपका देश क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है, वैसा और प्रोडक्शंस क्रिएट करते रहता है, और प्रोडक्शंस क्या करता है, क्रिएट। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि जैसे एक लोग कोई बना रहे हैं, वैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग दिस सेम थिंग्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर क्रिएटिंग द सेम थिंग्स, है ना, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और हर एक चीज बनी क्यों है, सेल के लिए। हर एक चीज का मेन मुद्दा क्या है, सेल करना। मतलब प्रोडक्शन का मेन काम क्या है, इनकम जनरेट करना। प्रोडक्शन का मेन काम है कि इनकम को जनरेट करना है, क्रिएट करना। प्रोडक्शन का मेन काम क्या है, इनकम को जनरेट करना और क्रिएट करना। यही बात हो गई कि अपन जो इतनी चीजें मिला के गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, वो तो मिलियन ऑफ पीपल बना रहे हैं। मिलियन ऑफ पीपल बना क्यों रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर सेल। और सेल क्यों कर रहे हैं वो लोग, वो प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, बेचने के लिए, ताकि उन्हें क्या हो, इनकम हो, ताकि उन्हें क्या हो, इनकम। और एक बार अगर इनकम होगी तो वो और चीजें ज्यादा बनाएंगे, वो और चीजें क्या बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे। तो जब चीजें वो लोग ज्यादा बनाएंगे तो वो एक कंटिन्यूस फ्लो में आ जाएगा। देखो वो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो में आ जाएगा। अब बात आती है कि गुड्स दो तरीके के होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। ये तो आपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब में पढ़ा होगा। एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट क्या होता है, इसको अपन कैसे डिनोट करें कि ये फाइनल गुड्स है और ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मान लो कि अपन है ना वो लेते, कॉटन लेते हैं। एक बंदा था, वो कॉटन ले आया। अब कॉटन उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। उसने इस कॉटन को मशीन 1 में डाल के क्या कन्वर्ट किया मालूम है, उसने धागे में कन्वर्ट कर दिया। धागा बोलते हो तो अपन बोलेंगे उसको यान बना दिए, उसके क्या बना दिए, यान बना दिया, धागा बना दिया, ठीक है। कॉटन से धागा बना, धागा से यान बना, यान से फिर उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, क्लोथ बना दिया। अब ये देखो, कॉटन का यूटिलिटी ज्यादा होगा या कॉटन की इज्जत ज्यादा होगी या क्लोथ की इज्जत ज्यादा होगी। अब मैं कॉटन पहन के तो नहीं घूम सकता, है ना, मैं वो थोड़ी हूँ, क्या नाम है उसका यार, उर्फी जावेद थोड़ी हूँ, नहीं हूँ, तो मैं कॉटन पहन के तो नहीं घूम सकता। वो तो फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो कुछ भी कर सकती है, पर अपन ये काम नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्लोथ पहन के घूमेंगे। तो ये जब कॉटन से क्लोथ बनता है तो ये क्लोथ मेरा होता है फिनिश गुड्स, ठीक है। अब ये फिनिश गुड्स की कैटेगरी में भी कैसे आता है, फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आने के लिए भी अपन को चीजें समझनी पड़ेगी ना कि फिनिश गुड्स कैसे आया। शर्ट बना दिया, जब इसका क्या होता है, जब इसकी जर्नी एंड हो जाती है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूमर उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम करता है, तब वो फिनिश गुड्स में आता है। उसके पहले वो फिनिश गुड्स में नहीं आता।
क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने पास एक और साइकिल है ना। क्या साइकिल है अपने पास? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर। तो अब देखो रिटेलर के लिए ये फिनिश गुड्स नहीं हुआ ना, रिटेलर तो उसको क्या करेगा? बेचेगा। कंज्यूमर के लिए वो फिनिश गुड्स होता है। कंज्यूमर के लिए क्या होता है? फिनिश गुड्स होता है। मतलब अब ये हो गया फिनिश गुड्स, ठीक है। अब तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ये कॉटन इंटरमीडिएट गुड्स है, ये यार्न इंटरमीडिएट गुड्स है, ये क्लोथ सिलने से पहले तक इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। क्या है? ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। अब फाइनल गुड्स का अपने पास क्लियर हो गया कि फाइनल गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। जब तक वो चीज फाइनल कंजम्पशन नहीं हो रही है वो फिनिश गुड्स में आती है, पर अपन उसको थोड़ा ऐसे मन में पत्ता रख के अपन उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। हाँ, पर वो कंजम्पशन के लिए पहुंच गए, कंज्यूम ही हो गया अभी, तो अपन उसको फाइनल गुड्स बोल देंगे। जैसे मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन का और क्या होगा? और कुछ बनेगा? मोबाइल फोन से टीवी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मोबाइल फोन कंज्यूम होगा, कंज्यूम होते ही फिनिश गुड्स है। ब्रेड कंज्यूम हो जाएगी, फिनिश गुड है। शर्ट पहन लेंगे, कंज्यूम हो जाएगी, फिनिश गुड्स है। तो कंज्यूम हो गई तो फिनिश गुड्स। तो व्हाई डू वी कॉल इट एज अ फिनिश गुड्स? तो बिकॉज वंस इट हैज बीन सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। एक बार वो चीज बिक गई, बेच दिया अपन ने किसी बंदे को, तो वो एक एक्टिव फ्लो के अंदर से बाहर निकल गई, उस एक्टिव सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गई। अब वो वापस नहीं बन सकती ना यार, ठीक है। वो हो गई, कंज्यूम हो गई, उसको अपन ने बोल दिया फिनिश गुड्स। इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब वापस मैंने शर्ट खरीदा, फिर मैं वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, भाई इसमें कुछ और बना दे, 4 हाथ बना दे, तो ऐसे नहीं हो सकता। एक बार बिक गई, वो एक्टिव फ्लो से बाहर आ गई, वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ गया, वो फिनिश गुड्स में आ गया। अब अगर वो वापस इट में however undergo transformation by action of ultimate purchaser. In fact, many such final goods are transformed during their consumption, है ना। अब बहुत सारे ऐसे फिनिश गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के टाइम पे हमको उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, उनका फॉर्म बदलना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है टी लीव्स। अब टी लीव्स मैंने खरीद ली तो मैं डायरेक्टली टी लीव्स लाके थोड़ी पी लूंगा कि यार मैंने चाय पी ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। परचेज, हमने कंज्यूमर ने वो चीज को परचेज किया, अब उसको पीने के लिए अपन ने क्या किया? उस कंज्यूम करने के लिए अपन ने उसका फॉर्म चेंज किया। अपन ने उसका क्या चेंज किया? फॉर्म चेंज किया। जब अपन ने उसका फॉर्म चेंज किया, जब अपन ने उसका क्या चेंज किया? फॉर्म चेंज किया गैस पे, है ना। जब हमने उसका फॉर्म चेंज किया, बना चाय बनाया, हमने पिया, कंज्यूम करने के लिए हमने क्या किया? टी लीफ का फॉर्म चेंज किया। जब अपन ने फॉर्म चेंज किया तो अब जाके वो कंज्यूम कर पाए अपन, तब जाके वो बनने लायक बनी। तो ऐसे अपने किचन में बहुत सारी आइटम्स है जिसको अपन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा कि मैंने चाय पत्ती लाई, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये क्या हो गई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मतलब यार उससे इनकम भी तो जनरेट होनी चाहिए। क्या जनरेट होनी चाहिए? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में गया, पर घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट, अब टी बनाई हुई मैं बाहर नहीं बेच रहा हूं, ये मार्केट में नहीं जा रहा है बिकने के लिए, दैट विल नॉट बी सोल्ड टू मार्केट। तो इफ इट इज नॉट सोल्ड टू मार्केट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी हुई। तो फिनिश गुड्स तो देखो टी लीफ पे फिनिश गुड्स हो गया था। हाँ, बस हमने वो क्या किया कि हमने उसका कंज्यूम करने के लिए बहुत सारी ऐसी आइटम है, जब हम उसको कंज्यूम करने के लिए उसका फॉर्म चेंज करते हैं, तो फॉर्म चेंज किया तो टी लीफ तो फिनिश गुड्स में आ ही गया था ना। पर जब फॉर्म चेंज किया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं जो घर पे चाय बना रहा हूँ पीने के लिए, वो मैं मार्केट में नहीं बेच रहा हो गया नहीं। तो इससे आपका वो कंसेप्ट आता है कि या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ तो कोई चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या कोई चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई भी चीज अगर सॉरी, मान लो कि मैंने चाय घर पे बनाई तो वो बिक नहीं रही है, तो हाउस मेक वाली चाय है वो क्या आ जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। सॉरी, क्योंकि उसको मैं बेच नहीं रहा हूं भाई। अगर वही मैं रेस्टोरेंट में बनाऊं तो रेस्टोरेंट में बनाऊं तो अगर मैं चाहे तो वो बिकेंगे, उससे क्या जनरेट होगा? इनकम जनरेट होगा। अब इनकम जनरेट होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्योंकि इधर क्या हो रहा है, अब जब घर पे वो चीज बनी तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। वो क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। पर देखो सेम टी है ना, सिर्फ जगह बदलने से डिफरेंट प्लेसेस, सेम टी डिफरेंट प्लेसेस, और वो एक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदल गई। चाय सेम है पर जगह बदलने के कारण क्या हुआ? वो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड हो गई।
ठीक है। अब घर का बनाया हुआ खाना, घर का बनाया हुआ चाय मैं बाहर नहीं बेच सकता, नहीं बेच रहा हूँ जब तक वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। पर अगर सेम कुकिंग और चाय रेस्टोरेंट में बनती है तो वो प्रोडक्ट बेचेंगे कस्टमर को, और सेम आइटम्स टी लीव्स वो वुड सीज टू बी दी फाइनल गुड्स एंड वुड बी काउंटेड एज इनपुट। अब रेस्टोरेंट के लिए टी लीव्स फाइनल गुड्स थोड़ी हुआ। रेस्टोरेंट ने क्या किया, टी लीव्स खरीदी, उससे उन्होंने चाय बनाई, फिर चाय उन्होंने कस्टमर को बेची, तो उनके लिए तो फाइनल गुड्स चेंज हो गया। अब उनके लिए टी लीव्स क्या बन गया, या तो वो रॉ मटेरियल बन गया या तो इनपुट बन गया। क्या बन गया, इनपुट। मतलब इस रेस्टोरेंट वाले ने क्या काम किया, यहां पे टी लीव्स में कुछ तो वैल्यू ऐड की। क्या ऐड की सॉरी, वैल्यू ऐड की, कुछ वैल्यू ऐड की, तब जाके वो वैल्यू ऐड से उसको क्या हुआ, पैसा आया। क्या आया, पैसा आया। तो घर वाले वैल्यू ऐड नहीं करे, घर वाले तो खुद पी रहे हैं, है ना। तो कुकिंग एट होम, कुकिंग फॉर सेल, दोनों अलग अलग चीजें, ये की पॉइंट था इसके अंदर। तो सेल डिसाइड करता है आपकी इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या डिसाइड करेगा कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेल डिसाइड करता है। क्योंकि सेल से क्या जनरेट होगा, इनकम। क्या जनरेट होगा, इनकम। तो यहां पे रेस्टोरेंट वाले ने कुछ क्या ऐड की, वैल्यू ऐड की। क्या ऐड कर दी, वैल्यू ऐड कर दी। तो अब देखो, अ गुड इज फाइनल नॉट बाय नेचर। अब यहां पे हो गया वो जो हम यहां पढ़ रहे थे कि गुड्स उसके नेचर से फाइनल गुड नहीं बनता। गुड विल नॉट बी, है ना, विल नॉट बी कॉल्ड इन अ फाइनल स्टेज, या गुड्स इज नॉट, गुड इज फाइनल नॉट बाय इज नेचर बट बाय इज यूज। तो गुड कोई भी हम उसे फाइनल गुड्स कब तक उसके नेचर के हिसाब से नहीं बोलते, हम बोलते हैं फाइनल गुड्स उसे यूज के हिसाब से। जैसे ये वाला एग्जांपल था, जैसे घर और रेस्टोरेंट का एग्जांपल था, तो हमने ये चीजों को ऐसे बताया कि वो अपने नेचर से नहीं, वो अपने फाइनल यूज से उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। अब वापस फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। फाइनल गुड्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। अब सर इनमें क्या फर्क है? तो कंज्यूमर गुड्स होता है जो आपका अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसको खरीदता है, कंज्यूम करता है, खरीदता है, कंज्यूम करता है, खरीदता है, कंज्यूम करता है। जैसे कि क्या क्या, फूड्स, क्लोथ और मूवी टिकट्स। अपन ने खरीदी, अपन ने कंज्यूम कर दी, अपन ने खरीदी, अपन ने क्या कर दी, कंज्यूम कर दी। मतलब डायरेक्टली परचेस्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, डायरेक्टली परचेस्ड एंड कंज्यूम बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं, एक तो ये ड्यूरेबल होते हैं इन नेचर में। अब ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज चलेगी, चलती रहेगी, जो चीज क्या होगी, चलती रहेगी। और दे डोंट गेट, अभी वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, पर वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कि चीजों को ट्रांसफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में बड़े हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल होंगे मतलब लंबा चलेंगे, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। जैसे कि क्या, मशीन। अब मैंने मशीन खरीदी तो मशीन खुद को नहीं बदलेगा, पर मशीन मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा चीजों को बनाने में, ताकि वो और आगे काम आए। टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, अब ये सारी चीजें क्या हेल्प करिए मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को, चीजों को बनाने में, बिल्ड करने में। जब मैं चीजों को बनाऊंगा तो वो चीजें आगे काम आएगी। जैसे वो चीज फुलफिल करेगी ह्यूमन वांट्स को, वैसे उसकी प्राइस होगी, वैसे उसकी क्या होगी, प्राइस होगी। तो कंज्यूमर गुड्स इज डायरेक्टली कंज्यूम एंड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। पर वही अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो ये अदर कमोडिटी को फिजिबल करता है, वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, पर वो अदर कमोडिटीज को सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके और वो अपने वैल्यू पे आ सके। तो अब अगर मोटा मोटी बात करें तो कंज्यूमर गुड्स को मैं एक टर्म में अगर डिफाइन करने बोलूं तो सेटिस्फैक्शन, कंज्यूम बाय द कस्टमर। और अगर कैपिटल गुड्स को एक टर्म में यूज करने बोलूं तो प्रोडक्शन। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स इज सेटिस्फैक्शन, कैपिटल गुड्स इज प्रोडक्शन। अब वी मे नॉट टेक केयर दैट लाइक सम कमोडिटीज लाइक टेलीविजन सेट्स, ऑटोमोबाइल्स, होम कंप्यूटर्स, अब इनके भी तो, अब ये कैसे देखो, ऑल्दो दे आर अल्टीमेट कंजम्पशन ना। मैंने टीवी खरीदी, अपने घर पे लगा दी, मैंने ऑटोमोबाइल खरीदा, मैंने कोई कार वगैरह खरीदी, अपने घर के लिए यूज कर दी, मैंने होम कंप्यूटर खरीदा, यूज कर दिया। अब ये तो हो गए अल्टीमेट कंजम्पशन हो गए, है ना। Although they have one characteristic in common with capital goods, they are also durable. That is, they are not extinguished by immediate or even short period consumption. So they are relatively long life.
अब ये कैसे, ये कोई शॉर्ट कंजम्पशन नहीं है, ये लंबे समय तक चलेंगे। देखो ऑल्दो वो ड्यूरेबल है, वो लंबा चलेंगे, वो हमारे घर पे आएंगे, तो आते ही हम थोड़ी उसे कंज्यूम कर देंगे, हम उसे धीरे 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 हम कंज्यूम, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे उसकी वैल्यू वैसे वैसे थोड़ी डिग्रेड होती जाएगी, है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कॉमन है कैपिटल गुड्स के हिसाब से। तो अब ये कैपिटल गुड्स है कि कंज्यूमर गुड्स है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो ये कौन पता करेगा, ये आप पता करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब वो बात हो गई। फिर दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ एज कंपेयर टू आर्टिकल्स सच एज फूड्स और इवन क्लोथिंग। अब कंपेयर करेंगे आइसक्रीम और मशीन को या आइसक्रीम और कंप्यूटर को, तो मेरे को ये बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा चलेगी। ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर ज्यादा चलेगा, आइसक्रीम तो एकदम तुरंत कंज्यूम हो जाएगी, पर कंप्यूटर ड्यूरेबल है। कंप्यूटर क्या है, ड्यूरेबल है। हाँ, पर इसमें क्या हो जाएगा कि ये मशीन जितनी चलेगी वेयर एंड टेयर के हिसाब से, जितनी चलेगी वेयर एंड टेयर होगा, है ना। क्या होगा, वेयर एंड टेयर होगा, जितना यूज होगा वैसे वो वेयर एंड टेयर होगा, जैसे वेयर एंड टेयर होगा वैसे उसको रिप्लेस और रिपेयर और रिप्लेस करना पड़ेगा। रिपेयर और क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यही रिपेयर और रिप्लेस को अपन इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। के जैसे कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कैपिटल गुड ड्यूरेबल नेचर का, लंबे समय तक चलेगा, तो वो यूज होगा तो जितना यूज होगा उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, जैसे वैल्यू कम होती रहेगी अपन उस टर्म को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स और इको में डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स आर विच, जो ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएंगे, जो लंबा चलेंगे, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएंगे, जो क्विकली चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक टर्म और आपके आ गए कि ये हो गए ड्यूरेबल गुड्स, ये हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लंबा चलेंगे, नॉन ड्यूरेबल्स लंबा नहीं चलेंगे। आइसक्रीम और क्या बोला, टीवी बोल दिया, है ना, कार और खाना बोल दिया, फ्रिज और दूध बोल दिया। तो ये हो गए मेरे। अब नेशनल इनकम क्या कंसिडर करता है, इतनी अपन ने जो टर्म्स पढ़ ली है, नेशनल इनकम सिर्फ कंसिडर करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज, है ना। वो इंटरमीडिएट गुड्स वो नहीं लेता। इंटरमीडिएट गुड्स बोले तो जैसे मान लो उन्होंने क्लोथ ले लिया इनकम में, कि क्लोथ बेचने पर इनकम हो गई, तो वो यार्न और कॉटन को इंक्लूड नहीं करता। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि नेशनल इनकम ओनली कंसिडर फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर नेशनल इनकम एक कंट्री में, अब यार्न भी तो यही कंट्री में बना, क्लोथ भी यही कंट्री में बना, तो आप सिर्फ क्लोथ क्यों ले रहे हो नेशनल इनकम में, पूरी कंट्री की इनकम में आप सिर्फ क्लोथ क्यों पकड़ रहे हो। आपको ये भी तो पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा, यार्न भी तो पकड़ना पड़ेगा। तो बेटा जी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई वी काउंट while counting national income, so why we count only final goods and not IA intermediary goods। तो इसका राज थोड़ा आगे है। इसका राज कैसा है कि वो आपने वो डबल काउंटिंग का नेचर सुना होगा। डबल काउंटिंग का नेचर देखो कैसा होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं डबल काउंटिंग का नेचर क्या होगा। यहां से आपका कंसेप्ट आता है डबल काउंटिंग का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट आ जाता है, डबल काउंटिंग। अब डबल काउंटिंग बोले तो क्या होता है कि एक फार्मर ने 100 यूनिट्स ये बनाया, क्या बनाया, गेहूं बनाया, ठीक है, पर उसने बेचा, सेल किया खाली 50 यूनिट टू अ बेकर। 50 यूनिट टू अ बेकर। 50 यूनिट किसको बेच दिया, बेकर को बेच दिया। बेकर ने क्या किया, बेकर ने वो 50 यूनिट जो खरीदा उससे बेकर ने 200 यूनिट का या 200 रुपए का, या पैसों में लेते हैं तो अगर 100 रुपए का, मतलब मान लो 100 रुपए की 100 यूनिट है, 100 रुपए का फार्मर ने वीट ग्रो किया, पर उसमें से सिर्फ 50 रुपए का वीट बेचा, और बेकर ने उस 50 रुपए के वीट से क्या किया, 200 रुपए की ब्रेड बना दी। 200 रुपए की क्या बना दी, ब्रेड बना दी। फार्मर ने क्या बेचा था, वीट, गेहूं, क्या बेचा था, गेहूं, पर बेकर ने उसको क्या कन्वर्ट किया, 200 रुपए का ब्रेड बना दिया। अब अगर यहां पे फाइनल गुड्स क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो, फाइनल गुड्स हो गया मेरा ब्रेड, क्योंकि वीट इज नॉट कंजम्पशन। जो बेकर के पास वीट इज नॉट कंजम्पशन ना, पर बेकर के पास ब्रेड इज कंजम्पशन। अब देखो फार्मर ने मार्केट में नहीं बेचा 50 यूनिट, किसको बेचा है 50 रुपए का सामान, बेकर को। तो बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अपन कि बेकर के लिए तो फाइनल कंजम्पशन ब्रेड होगा। कंज्यूमर के लिए भी कंज्यूमर बेकर के पास जाएगा तो वो क्या मांगेगा, गेहूं मांगेगा, मेरे को ब्रेड बनानी है, नहीं, वो क्या मांगेगा भाई, ब्रेड मांगेगा कंज्यूम करने के लिए।
तो अब बेकर ने 200 का ब्रेड बेचा, 50 का ये, मतलब आप बोल रहे हो कि बेकर के पास ये, अगर मैं दोनों चीज ऐड करूं 200 प्लस 50, तो बेकर के पास 250 रुपया हो गया भाई। बेकर का टोटल खर्चा 250 रुपये का था, 200 रुपया ब्रेड बनाने में और 50 रुपये का वो। तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे। यही आता है आपका डबल काउंटिंग का इफेक्ट। यही क्या आता है आपका डबल काउंटिंग का इफेक्ट। यहां हमने क्या किया, ये 250 में हमने जो वीट का जो 50 रुपया था वो हमने 2 बार पकड़ लिया। क्या ये 200 रुपये में वीट इंक्लूड नहीं है? कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी दुकान वाला जब सामान बेचता है तो वैल्यू ऑफ इनपुट तो पहले ही ले लेगा ना, मतलब रॉ मटेरियल प्लस खर्चे प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो यही तो हमने पढ़ा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यही तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो जब कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है इसके अंदर 200 रुपये में, सेल्स में कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है, तो वाई वी आर काउंटिंग 50 अगेन, मतलब हमने क्या डबल काउंटिंग। यहां मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्या नहीं करते? क्योंकि बेकर ने क्या किया, 50 का सामान लेके 50 का जो वीट खरीदा उसमें बेकर ने 150 रुपए का वैल्यू ऐड किया, तब जाके वो सामान 200 का हुआ। 50 प्लस 150 200, तो 200 में बेच दिया। तो जितना वैल्यू ऐड किया हम वही तो काउंट करेंगे। इसलिए हम फाइनल गुड्स देखते हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं? फाइनल गुड्स। तो यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये मेरा बन गया फॉर्मूला कि कितना वैल्यू ऐड किया। यहाँ पे वैल्यू ऐड कितना किया था बेकर ने, 50 से 200 के बीच में 150 का वैल्यू ऐड किया। तो हम 150 गिनते हैं बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से और 50 गिनेंगे फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है। अब टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, हमें क्या रिक्वायर होता है? क्वांटिटेटिव मेजर्स रिक्वायर होते हैं। क्योंकि ये तो एक बेकर, अब ऐसे मिलियंस बेकर काम करेंगे पूरे कंट्री में, हमें सारों का एग्रीगेट करना पड़ेगा। अब सारों का एग्रीगेट करने का मतलब होता है टोटल, सबका प्लस करना, एग्रीगेट करना, टोटल करना। अब ये थोड़ा हमें क्या हो जाता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है ना? क्या पड़ जाता है? टफ। क्योंकि अब मैं वीट को और ब्रेड को कंपेयर नहीं कर सकता कि वीट और ब्रेड, भाई नहीं कर सकता। कर सकता हूं आइसक्रीम और ये, हाँ, पर तुम अब इनमें जब हम एग्रीगेट करते हैं फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल विद इन अ कंट्री या विद इन अ डोमेस्टिक एरिया, तो हमें कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स लेने के लिए हमारा मेजरिंग रॉड एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि भाई मेजर करेंगे कैसे। क्वांटिटेटिव असाइनमेंट करने के लिए हमको टोटल फाइनल और गुड्स जो भी हमने इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया उसका एक कॉमन मेजरिंग टर्म होना चाहिए, है ना? हम वीट और ब्रेड को प्लस नहीं कर सकते, हम चावल, गाड़ी, शर्ट को प्लस करके उसका मेजरिंग नहीं बता सकते ना कि भाई ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो हमारा मेजरिंग रॉड बनता है यहाँ पे मनी। क्या मेजरिंग टर्म बनता है यहाँ पे? मनी। क्योंकि सिंस ईच ऑफ दिस कमोडिटीज प्रोड्यूस फॉर सेल और सबका मॉनेटरी वैल्यू है, सब डाइवर्स कमोडिटीज है ना, और सब हमें फाइनल आउटपुट दे रहा है, तो हमें एक फाइनल आउटपुट का एक सेम मेजरिंग रॉड लाना पड़ेगा, मतलब एक मेजरिंग टर्म लाना पड़ेगा बेसिकली, जिससे हम चीजों को मेजर कर पाएंगे, हम एग्रीगेट कर पाएंगे, हम टोटल कर पाएंगे। तो हमने क्या बनाया? एक मेजरिंग टर्म मनी। क्योंकि हर एक कमोडिटी में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हो ही रही है ना। तो एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। अब देखो, चीजें बनी, चीजें आई, तो अब मनी आ गया, मनी बन गया। अब हर कमोडिटी सेल्स के लिए बनी है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वो सेल एक्चुअली मार्केट में सेल हुई है कि नहीं हुई है। तो यहां आपका कंसेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का। यहां आपका कंसेप्ट क्या आता है? स्टॉक एंड फ्लो का। तो देखो, आपको 3 स्टेटमेंट सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। वी हियर स्टेटमेंट्स लाइक द एवरेज सैलरी ऑफ समवन इज ₹10,000। सेकेंड, और द आउटपुट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री इज सो मेनी टन्स और सो मेनी रुपीज इन वैल्यूज। अब ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट टर्म है। मतलब वी हियर हमने स्टेटमेंट क्या देखा कि एवरेज सैलरी ऑफ समवन इज ₹10,000, आउटपुट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इज सो मेनी टन्स एंड सो मेनी रुपीज इन वैल्यूज। अब ये एक तो स्टेटमेंट सारे इनकम्प्लीट है और इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो जो इनकम हुई है पहले में, जो उसकी एवरेज सैलरी है, वो ईयरली है या मंथली है या डेली इनकम का एवरेज है। तो वो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस पैदा कर रहा है।
कोई अगर एवरेज 10,000 रुपया कमा रहा है तो अच्छी बात है ना। या स्टील इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही है, बहुत मैनी टन्स ऑफ स्टील्स, वो भी अच्छी बात है। या इतने सो मेन्यू वैल्यू की चीज प्रोड्यूस कर रही है, वो भी अच्छी बात है। पर ये सारे इनकम्प्लीट है ना। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो चीजें ईयरली हो रही है, मंथली हो रही है या वीकली हो रही है, हमें पता है क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है। ये क्या पैदा करता है? ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है। जब ये ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है, हम बहुत बार क्या करते हैं साइकोलॉजिकली, जो कॉन्टेक्स्ट हम फेमिलियर होते हैं हम उन कॉन्टेक्स्ट से, तो हम वहां पे अपने अजम्पशंस लगाना चालू कर देते हैं। और अजम्पशंस भी क्या लगाना, जिन चीजों से हम फेमिलियर हैं वहां हम सीधा सीधा वो एकदम जजमेंट पास कर देते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा, कि भाई टाइम पीरियड तो नो नहीं है, बिना मेंशन किए हुए, ये तो एकदम कॉमन सेंस है। तो ये नहीं है कॉमन सेंस, ये नहीं होती, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स टर्म से ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, कि अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पता कि वो ईयरली, मंथली या वीकली है, तो आप अजम्पशंस मत लगाओ। बहुत बार होता है ऐसा साइकोलॉजिकली कि आपका जब कॉन्टेक्स्ट फेमिलियर होता है तो हम टाइम पीरियड अज्यूम कर लेते हैं, भले वो मेंशन ना हो। ये हमारा इनहेरिटेंट है, ये सारे स्टेटमेंट में बराबर होगा। पर मान लो कि बहुत टन सोना, बहुत टन स्टील बनाना, बहुत वैल्यू का स्टील बनाना, एवरेज 10,000 रुपया कमाना, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में हुआ होगा। इसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा। इसका डेफिनेट क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। डेफिनेट टाइम पीरियड बोले तो या तो मतलब एवरेज जो सैलरी बताई वो मंथली बताई, मैंने इतने टन्स एक ईयर में प्रोड्यूस किए, इतने वैल्यू की मैंने ईयरली प्रोड्यूस की, तो इसका डेफिनेट टाइम पीरियड तो होगा। तो अब अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स के आगे डेफिनेट पीरियड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सारी यूजलेस है, मीनिंगलेस है। क्योंकि इनकम, आउटपुट, प्रॉफिट, ये कंसेप्ट्स कब सेंस बनाएंगे? जब ये टाइम पीरियड से स्पेसिफाइड होंगे कि ये महीने में मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, ये साल में मैंने इतनी इनकम कमाई, है ना, ये साल में हमने इतना आउटपुट किया, तभी तो ये सेंस बनाएंगे। या आता है आपका स्टॉक और फ्लो। ये टाइम के हिसाब से आता है आपका स्टॉक और फ्लो। कैसे आता है? कि मान लो एक टंकी है और उसके नल से पानी बहता जा रहा है। क्या हो रहा है? पानी बहता जा रहा है, ठीक है। बाल्टी है नीचे और वो पानी बहता जा रहा है टंकी के अंदर से। तो जो पानी बह रहा है वो हो गया फ्लो, जो पानी टंकी में है वो हो गया स्टॉक। पर अब यहां पे बोलोगे सर टाइम कैसे आया? तो देखो, पर मिनट जो पानी बह रहा है, पर मिनट जो भी पानी बह रहा है वो हो गया फ्लो का कंसेप्ट। मतलब फ्लो का कंसेप्ट आपको बताएगा बहना, है ना, वाटर फ्लोइंग पर मिनट। तो फ्लो मेजर्ड होता है आपका पर टाइम से, है ना, मेजर पर टाइम, इनकम पर ईयर, प्रोडक्शन पर ईयर। फ्लो इतनी चीजों से मेजर होता है। पर स्टॉक आपका मेजर होता है उस टाइम पे क्या आपका स्टॉक है, उस पर्टिकुलर पीरियड पे आपका स्टॉक क्या है ना। मतलब अगर जितना पानी फ्लो होना था वो फ्लो हो गया, अब एक पॉइंट पे पानी इतना बचा, तो यहां पे इस पॉइंट पे पानी कितना है, इस पॉइंट पे पानी कितना है। मतलब स्टॉक मेजर होता है एट अ पॉइंट। स्टॉक किस पे मेजर होता है? एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कब हो रहा है? पर मिनट में कितना बह गया, मेजर पर मिनट। इनकम पर ईयर कितनी हो गई, प्रोडक्शन पर ईयर कितना किया। स्टॉक किससे डिफाइन होगा? कि भाई उस पॉइंट पे अपने पास कितना स्टॉक है ना, उस पॉइंट पे अपने पास कितना पानी है, फ्लो होने के बाद उस स्टॉक पे अपना कितना पानी है, बेचने के बाद अपने पास कितना पानी है, पैसा लगाने के बाद अपने पास कितना कैपिटल है, अपन ने कितनी वेल्थ जनरेट की उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पॉइंट पे। तो एट अ पॉइंट इज अ स्टॉक, पर मिनट इज फ्लो। एट अ पॉइंट इज अ स्टॉक, पर मिनट इज अ फ्लो। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ईएम। मतलब इनकम जो आपकी है वो इनकम हो जाता है आपका फ्लो कंसेप्ट, पर वेल्थ जो नहीं दिखती, जो उस पॉइंट पे होती है, जो छुपी हुई होती है, वो होता है आपका स्टॉक। अब यहां पे भी देखो, पानी मेरे को टंकी के अंदर तो नहीं दिख रहा, पर बाहर निकल रहा है वो तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट भी हो गया। आपने डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही था कि भाई मैंने कोई भी, जैसे टीवी थी मेरी, कुछ साल चली, अब चलते चलते वो वेयर एंड टेयर के कारण मेरे को उसको रिपेयर करना पड़ा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स को अपन रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये अपन ने डेप्रिसिएशन बोल दिया उसको भी। तो ये कंसेप्ट नेशनल इनकम का, ये भी बहुत मेन कंसेप्ट है। तो इतनी चीजें तो पढ़ ली सर, पर यहाँ पे नेशनल इनकम क्या है? व्हाट इज द नेशनल इनकम?
तो देखो नेशनल इनकम तो सीधी सीधी बात है कि नेशनल इनकम बोले तो इतनी अपन ने जो चीज़ें पढ़ी वो नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम का मतलब ही वही होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके एक साथ ले आना, और जितनी अपन ने मनी अर्न की वो मेरी नेशनल इनकम है। तो मनी अर्नड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी या इन अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, इन अ कंट्री हो गया, इन अ पर्टिकुलर ईयर इज माई नेशनल इनकम। यही नेशनल इनकम है। तो बहुत सारी चीज़ों से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बेची, तो हमारा नेशनल इनकम हो गया, है ना। अब अगर इसको समझना है तो इसको ये समझते हैं अपन कि कोई एक हाउस होल्ड है या कोई फैमिली है, वो काम कर रही है पैसा कमाने के लिए। वो क्या काम कर रही है? पैसा कमाने के लिए। कहाँ काम करती है? फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने अपना स्किल्स दिया, लेबर्स दिए फैक्ट्री में काम करने के लिए। फैक्ट्री ने उसको उनके लेबर और स्किल का क्या दिया? पैसा, इनकम, ठीक है। क्या दिया? इनकम। हाउस होल्ड ने पैसा कमा लिया, हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? पैसा कमा दिया। ये सॉर्टेड है। चलो, तो हाउस होल्ड काम करती है पैसा कमाने के लिए, वर्क एंड अर्न मनी। फैक्ट्री काम करती है, फैक्ट्री क्यों काम कर रही है? चॉकलेट और मशीन बनाने के लिए, ताकि वो बेच सके और वो भी पैसा कमा सकते। शॉप्स मार्केट में क्यों होती है? ताकि वो चीजें लाए और बेच सके, है ना। चीजें क्या कर सकते हैं? बॉट एंड सोल्ड, गुड्स बॉट कर सके और बेच सके, गुड्स खरीदे और क्या करे? बेच सके। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट चीजों को बना, है ना, हेल्प करती है कंट्री को रन करने के लिए और खरीदने के लिए भी चीजें। कंट्री को हेल्प करती है रन करने के लिए और कुछ खरीदती भी है चीजें, ताकि बांट भी सके, है ना, ताकि क्या कर सके? बांट भी सके। तो देखो, सब अपने अपने तरीके से चीजें बना रहे और बेच रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि नेशनल इनकम वो चीज होती है, आपके पास एक बड़ा जार है, आपके पास क्या है? बड़ा जार है, और इधर जिन्होंने सारी चीजें कमाई, मनी अर्नड बाय हाउस होल्ड इज वेज। क्या होता है? वेज। शॉपकीपर जो भी चीज कमाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। शॉपकीपर क्या चीजें कमाता है? जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट। और बाय जो भी रेंट और इंटरेस्ट कमा दिया अपन ने, वो रेंट और इंटरेस्ट भी मेरे लिए एक तरीके की इनकम ही हो गई कि जमीन अमीन थी इनके पास, फैक्ट्री के पास भी, फैक्ट्री ने बेच के रेंट और इंटरेस्ट कमा लिया, ये सब। अब मान लो ये सारे वेजेस, सारे प्रॉफिट्स, सारा रेंट एंड इंटरेस्ट एक जगह आ गया, तो ऑल मनी अर्नड बाय एवरीवन केम इन अ जार इज नोन एज नेशनल इनकम। ऑल मनी अर्नड बाय एवरीवन, फैमिली ने अर्न किया वेजेस, शॉपकीपर ने और फैक्ट्री ओनर्स ने अर्न किया प्रॉफिट, है ना, और रेंट और कुछ करके उन्होंने भी रेंट कमा लिया। गवर्नमेंट ने मान लो कोई जमीन रेंट पे दे दी, उनके पास थी, तो उन्होंने भी पैसा कमा लिया। तो जब ये सारी चीजें इनकम मेरी एक जार में आती है, दी ऑल द मनी अर्नड बाय एवरीवन इन अ कंट्री इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, इज नोन एज नेशनल इनकम। पक्का? फैमिली काम करती है वेज कमाने के लिए, शॉप्स काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और गवर्नमेंट वगैरह काम क्या करेंगे कि भाई जमीन पड़ी है तो अपन रेंट पे दे देते हैं, उससे इंटरेस्ट खाएंगे या रेंट वेंट खाएंगे। तो जब ये सब एक जगह आता है तो इसको अपन बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम इज द टोटल मनी अर्नड बाय एवरीवन इन अ कंट्री फॉर मेकिंग थिंग्स, डूइंग जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑल एडेड अप टू 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, इज नोन एज नेशनल इनकम। पक्का? अब आप ये मेरे को ये बताओ कि ये चीज एक ही बार होनी चाहिए कि हाउस होल्ड ने एक ही बार काम किया और भाई उनकी जिंदगी सॉर्टेड हो गई, फैक्ट्री ने एक ही बार सामान बेचा और फैक्ट्री ओनर्स की जिंदगी सॉर्टेड हो गई, उनको अभी बेचना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहां आपका कंसेप्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। क्या आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब आप किसी भी चीज, किसी भी इनकम को एक सर्कुलर फ्लो में लेके आते हो तो कंट्री बढ़ना चालू होती है। ये हमने यहां देखा था, है ना, कि भाई ढोलकपुर, पहलवानपुर, कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चालू होना बहुत जरूरी है, सर्कुलर फ्लो में चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास है ना 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो है, 3 फैक्टर सर्कुलर फ्लो है और 4 फैक्टर सर्कुलर फ्लो है। कितने? 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर सर्कुलर फ्लो है ना। तो अब मान लो कि फैमिली काम करती है, अब यही हो गया। देखो, हाउस होल्ड ने फैक्ट्रीज को लेबर दिए, अपने स्किल्स दिए, फैक्ट्री ने उनको पैसा दे दिया, इनकम। हाउस होल्ड ने वापस क्या कर दिया?
हाउस होल्ड ने क्या किया था, फैक्ट्रीज को, टू फैक्टर में दो ही चीज आती है, एक हाउस होल्ड और एक फैक्ट्री, एक हाउस होल्ड और फैक्ट्री, ये टू फैक्टर अपन सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड ने फैक्ट्री को दिया स्किल्स और लेबर, ठीक है, फैक्ट्री ने उनको लेबर का क्या पैसा दे दिया, वेजेस दे दिया वगैरह दे दिया, और मतलब इनकम दे दी। फैक्ट्री ने हाउस होल्ड ने वापस वो इनकम फैक्ट्री को दे दी उनसे गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विस लेने के लिए। क्या लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विस लेने के लिए, पक्का एकदम। और फैक्ट्री ने वापस वो पैसा हाउस होल्ड के लिए कुछ कामों में लगा दिया, हाउस होल्ड के कुछ कामों में लगा दिया कि भाई ये तो मस्त है, मतलब उन्होंने जो भी एक्वायर की होगी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है ना प्रॉफिट वगैरह, हाउस होल्ड को प्रॉफिट वगैरह दे दिया, या रेंट वगैरह, उनकी जमीन खरीदी तो उसमें रेंट वगैरह भी पे कर दिया, वैसी सारी चीजें, और कुछ गांव के लिए अच्छा भी कर दिया। तो देखो ये एक सर्कुलर फ्लो बन गया, है ना। फैमिली वर्क्स इन फैक्ट्रीज, दे गिव देयर लेबर, फैक्ट्री पे वेजेस, फैमिली अर्न करती है मनी, जैसे देखो फैमिली ने अर्न किया मनी, फैमिली वापस उसी फैक्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। क्यों खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उनका पेट वेट भर सके, उनको जो चीजें वो फुलफिल हो सके, और फैक्ट्री वही पैसा वापस मशीन फैक्ट्री बनाने में लगा देती है, ताकि वो कल और बड़ी फैक्ट्री कर सके, और लेबर आएंगे और पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम फैक्टर। देखो हर जगह टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक ही पॉइंट पे होता तो क्या होता है, फैक्ट्री सब पैसा लेता, सामान बनाता और बेचता और खत्म कर देता, ठीक है। अब अगर फैक्ट्री आज ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनाएगा और ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएगा बेसिकली, और कैपिटल गुड्स पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा, कैपिटल गुड्स पे ध्यान नहीं देगा, तो लोगों के पास आज बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, पर ज्यादा होना भी तो खराब है। और फिर फैक्ट्री का फ्यूचर क्या, अगर आज फैक्ट्री बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बना देती है और कैपिटल गुड्स पे कम इन्वेस्ट करती है बाय नॉट लुकिंग इज फ्यूचर, और कंज्यूमर गुड्स बनाती है, तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा हो गए कैपिटल गुड्स से, कंज्यूमर गुड्स इज मोर देन कैपिटल गुड्स, तो कंपनी का फ्यूचर खतरे में आ गया। तो कंपनी क्या करती है, स्टेबलाइज करती है कि आज कंज्यूमर गुड्स थोड़े कम बनाती है ताकि डिमांड बनी रहे मार्केट में, और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करती है ताकि कल इन फ्यूचर सेम लेबरों के साथ, अगर कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया होगा, मशीन्स वगैरह खरीदी होगी अपन ने अच्छी सी, तो अपन सेम लेबर के साथ ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी इकोनॉमिक टर्म है कि अगर आज मैं मशीनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं कैपिटल गुड्स में, तो आज भले ही लोगों को कम गुड्स एंड सर्विस मिलेगा, पर इन फ्यूचर सेम लेबर सेम स्किल्स पे भी आपको वो कैपिटल गुड्स के हेल्प पे टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी मॉरल में रही है कि सर्कुलर फ्लो तो एक है ना मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड है मतलब ये घूमते रहता है, देखो पैसा यहाँ पे घूमते रह रहा है। फैमिली ने काम दिया, फैक्ट्री ने वेजेस दे दिया, फैक्ट्री ने पैसा दिया, पैसों से लोगों ने वापस उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, और फैक्ट्री ने वापस वो पैसा उनकी मशीनरी और उनकी सारी चीजों में लगा दिया, ठीक है। तो ये एक मैरी गो राउंड बन जाता है। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो हाउस होल्ड और फर्म एक्सचेंज करते गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी, और कैपिटल गुड्स मशीन रिड्यूस कंजम्पशन इन शॉर्ट रन बट एक्सपांड द होल सर्कुलर फ्लो इन लॉन्ग रन। अब जैसे कंपनी आज कैपिटल गुड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, मतलब कल क्या होगा, इन फ्यूचर सेम हाउस होल्ड सेम लेबर पे क्या करेगा, फैक्ट्री को ज्यादा गुड्स एंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है, और उससे इनकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ये भी कंटिन्यूअस फ्लो है, ये एक पॉइंट पे नहीं होगा, ये चलते रहना चाहिए, टू फैक्टर इकोनॉमी है। तो अब यहाँ पे बहुत एक चीज हो रही है कि हाउस होल्ड ने जितना पैसा कमाया सब गवा दिया, जितना पैसा अर्न किया, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, जितना अर्न किया उतना स्पेंड कर दिया। यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ना। टू फैक्टर में कुछ भी सेव नहीं होता। टू फैक्टर का कंसेप्ट ये है कि हाउस होल्ड ने जितना पैसा कमाया पूरा वापस उन्होंने गुड्स एंड सर्विस खरीदने में लगा दिया, मतलब यहाँ पे सेविंग का कंसेप्ट नहीं आता। जब भी सेविंग का कंसेप्ट सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व होता है तो उसको अपन बोलते हैं लीकेज, मतलब वो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर आ गया। अब फैक्ट्री से हाउस होल्ड ने अगर 50 रुपया कमाया और हाउस होल्ड को 50 रुपया वापस चीज देना था, पर हाउस होल्ड ने सिर्फ 40 रुपया दिया, तो ये 10 रुपए का यहाँ पे लीकेज हो गया सर्कुलर फ्लो से। मतलब मार्केट में 10 रुपया कम आया, मार्केट में 10 रुपया कम आया, 10 रुपया कम आया तो फैक्ट्री के पास पैसा कम होगा, फैक्ट्री के पास पैसा कम होगा तो फैक्ट्री वेजेस कम देगा, लेबर होने के बावजूद भी वेजेस कम देगा तो हाउस होल्ड
के पास कम पैसा इनकम जनरेट होगा, कम पैसा इनकम जनरेट होगा तो वो कम पैसों के गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, तो इसे इकोनॉमी धीरे 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 डाउन होते जाएगा। इकोनॉमी क्या होते जाएगा? डाउन। और मान लो एक और कंसेप्ट लाते हैं कि हाउस होल्ड ने क्या किया, अब उनकी वॉन्ट्स बढ़ती गई, धीरे धीरे उनकी वॉन्ट्स टाइम के साथ क्या होती गई? बढ़ती गई। तो जहां पे वो 50 का सामान खरीद रहे थे, अब वो 60 का सामान खरीद रहे, मतलब उन्होंने कहीं से तो 10 रुपया मार्केट से उठाया, है ना। अब हाउस होल्ड ने फैक्ट्री को 60 रुपया दिया, फैक्ट्री के पास 50 आना चाहिए था, फैक्ट्री के पास 60 आ गया। फैक्ट्री ने क्या किया? फैक्ट्री ने भाई मशीन खरीद के लेबरों को बोला बनाओ सामान। अब लेबर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा इनकम मांगेंगे, मतलब हाउस होल्ड से जो 60 रुपया फैक्ट्री के पास गया और फैक्ट्री ने लेबर को ज्यादा काम करवाया, क्योंकि फैक्ट्री के पास पैसा ज्यादा आया, तो फैक्ट्री ने ज्यादा काम करवाया तो ज्यादा वेजेस दिया। क्या दिया? ज्यादा वेजेस दिया। ज्यादा वेजेस दिया तो वापस ज्यादा पैसा आ गया, हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा आया, तो अब हाउस होल्ड क्या करेगा? उन पैसों में से ये 10 रुपया चुकाने का ट्राई करेगा, ज्यादा पैसा है तो देखा, पैसा एक जगह रुकता है और लीक होता है तो नहीं बढ़ेगा, पर पैसा अगर आता है और आप थोड़ा रिस्क उठा के पैसा अगर और डालते हो तो पैसा बढ़ रहा है, पूरे सर्कुलर फ्लो में पैसा बढ़ रहा है, आपके पास भी पैसा आएगा, है ना। ये बहुत कॉशियसली यूज करना, अगर आप ये चीजें यूज करने वाले हो, ये कंसेप्ट तो बहुत कॉशियसली यूज करना, तो मतलब नहीं तो पता चला कि हाँ सर ने बोला ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा ये होगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है, अब एक्स्ट्रा पैसा आया, फैक्ट्री के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, फैक्ट्री ने लेबर उससे ज्यादा काम करवाया तो ज्यादा वेजेस दिया, ज्यादा वेजेस दिया तो हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा आया, ज्यादा पैसा आया तो हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड की कैपेसिटी बढ़ी, उन्होंने वो 10 रुपया चुकाने का ट्राई किया और वापस बचा हुआ पैसा उन्होंने सर्कुलर फ्लो में घुमा दिया। उन्होंने वापस क्या कर दिया? चीजों को सर्कुलर फ्लो में घुमा दिया। डन। तो यहां से आपका सारी चीज होता है। यहां से आपने क्या क्या पढ़ा? यहां से आपने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड, कि भाई टोटल कितना डिमांड है पूरे कंट्री के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन एग्रीगेट डिमांड, एक का नहीं पूरे कंट्री का। एग्रीगेट सप्लाई, के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है पूरे हर जगह पे, हर कोई कितना कितना कैसे कैसे सप्लाई कर रहा है। कपड़े की एक फैक्ट्री नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्री है, मिलियंस ऑफ लोग बना रहे कपड़े और बेच रहे हैं, तो पूरे कंट्री में जितने कपड़े बिके वो एग्रीगेट सप्लाई, जितनी डिमांड थी पूरे कंट्री में वो एग्रीगेट डिमांड। पर सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ना, सबके लिए, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। किसके? अब मेरे पास 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही तो सर्कुलर फ्लो है। लैंड किन के पास था? हाउस होल्ड के पास। लेबर किन के पास था? हाउस होल्ड के पास। कैपिटल किसके पास था? फैक्ट्री के पास। और एंटरप्रेन्योर भी किधर है? फैक्ट्री के पास। लैंड पे फैक्ट्री ने क्या दिया? हाउस होल्ड से लैंड लिया, फैक्ट्री ने लैंड पे दे दिया रेंट। हाउस होल्ड ने लेबर ले लिया, क्या दिया? वेजेस। कैपिटल डाला बिजनेस के अंदर, क्या हुआ? प्रॉफिट, है ना। कैपिटल डाला तो पैसा इन्वेस्ट किया तो मिला इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है? प्रॉफिट लेके जाता है। यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ इनकम। इन फैक्टर की जो प्रोडक्शन में लगी उनसे इनकम हुई। लैंड से रेंट हुआ, लेबर से वेजेस हुआ, कैपिटल से इंटरेस्ट हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट हो गया। मतलब यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ इनकम बनता है मेरा। यही क्या है? इनकम बनता है। तो ये समझ गए, राइज इन अ फ्लो एट वन पॉइंट इवेंचुअली लीड टू राइज इन फ्लो ऑफ एट ऑल लेवल्स। तो यही मेरा सर्कुलर फ्लो है। 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो यही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो इनकम यहां पे कैसे बढ़ी, कम पैसा डालने पर पैसा कम आया, पर ज्यादा पैसा डालने पर ज्यादा पैसा भी आया। ठीक है, ज्यादा पैसा डालने पर ज्यादा पैसा भी आया। तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, हमने बहुत सारी चीजें कर ली इतने कंसेप्ट्स के अंदर। अब नेशनल इनकम मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं कि भाई मेजर करे कैसा। अब आपने सर नेशनल इनकम बता दिया, अब उनके मेजर्स बताओगे, इनको मेजर करेंगे कैसा? नेशनल इनकम तो बोल दिया, पर इतने सारे लोगों का एक साथ लाके करना चीजों को, तो वो हम कैसे करें? ठीक है, तो मान लो एक स्टूडेंट है और 3 टीचर है। एक स्टूडेंट है और 3 टीचर है। अब स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया, टीचरों के पास वो पेपर पहुंचा। अब हर एक टीचर सेम पर्सपेक्टिव से नहीं देखने वाला है, हर एक टीचर अलग अलग पर्सपेक्टिव से पेपर चेक करेगा ना। सबसे पहला टीचर क्या देख रहा है कि भाई इस स्टूडेंट ने क्या बनाया पेपर में, व्हाट ही मेड। ठीक है, पहले टीचर ने ये देखा। दूसरा टीचर देख रहा है कि भाई व्हाट ही अर्नड फ्रॉम दिस पेपर।
ठीक है। तीसरा बंदा ये देख रहा है कि भाई व्हाट ही स्पेंट ऑन इस पेपर, कितना खून पसीना बहाया इसने। सबसे पहले ने कि उसने पेपर में क्या बनाया, दूसरा उस पेपर से उसने क्या सीखा, क्या कमाया, और तीसरा उस पे कितनी उसने कड़ी मेहनत की है। अब देखो हर एक टीचर का पर्सपेक्टिव अलग था वो पेपर चेक करने का, है ना। स्टूडेंट को मार्क्स देने का, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था। अब प्रोजेक्ट में सेम वही चीज होती है ना कि हर टीचर ने जब उसको इवेल्युएट किया तो अलग तरीके से किया, क्या बनाया, कितना कमाया, क्या स्पेंड किया। तो यही जो हमारे 3 टीचर है ये बनते हैं हमारे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो पहला हमारा मेजर ऑफ पहला टीचर है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को अपन बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है मेरा इनकम मेथड। देखो यही हो गया, यही मेरे 3 मेजर हो गए, 3 टीचर। व्हाट ही मेड, प्रोडक्ट मेथड। व्हाट ही अर्नड, इनकम मेथड। व्हाट ही स्पेंड, एक्सपेंडिचर मेथड। डन। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो जैसे हमने वो वीट और फार्मर और वो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, फार्मर और वो पढ़ा हमने, तो उसमें मेरे को पता है कि वैल्यू एड कितनी हुई थी, वही मेरा प्रोडक्ट मेथड था। ठीक है, वही मेरा क्या था, प्रोडक्ट मेथड। तो अब अगर कोई भी फार्मर मान लो 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस करता है, कितने का वीट प्रोड्यूस करता है फार्मर, 100 रुपए का, 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया, पर उसने बेकर को सिर्फ 50 रुपए का वीट बेचा। बेकर को कितना बेचा, 50 रुपए का वीट। बेकर ने क्या किया, उस 50 रुपए के वीट से ब्रेड बनाई 200 रुपए तक, और बेच रहा है 200 रुपए में। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर आप बहुत क्लियरली देखो तो क्या टोटल वेल्थ कितनी जनरेट की है उस गांव ने, 100 फार्मर की और 200 ब्रेड की। तो तुम बोलोगे भाई टोटल इनकम हो गई 300 रुपए की। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले फार्मर ने 100 रुपए का इल्ड किया होगा, पैदा किया होगा, पर बेचा सिर्फ 50 का। बेचा कितने का, 50 का, सॉर्टेड। दूसरा, बेकर ने 50 का जो इनपुट हो गया, बेकर के लिए 50 क्या हो गया इनपुट, तो उसने ब्रेड सिर्फ कितने की बनाई, 200 की। कितने की बनाई, 200 की। पक्का एकदम। तो ये पता करने के लिए कौन, गांव का एक बूढ़ा आदमी था, बोला कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, 300 रुपए गिन कैसे रहे हो, है ना। जो 50 रुपए का अपन ने जो बेचा वो अपन ने दो बार गिन लिया। देखो 200 में गिन लिया, 50 में भी गिन लिया। भाई 50 100 रुपए का घपला तो इधर ही हो गया आपका, 100 रुपए का घपला तो आपका इधर भी हो गया। और बचा हुआ फार्मर ने क्या किया, 50 रुपए का वीट गांव वालों को बेच दिया। कितने को बेच दिया, गांव वाले को बेच दिया। मतलब फार्मर ने पूरा 100 रुपया कमा लिया, बेकर ने भी ये कर लिया। पर ये 50 रुपया तो 2 बार काउंट हो गया ना, इधर भी 50 रुपया काउंट है, इधर भी 50 रुपया काउंट है। तो बड़ा बुजुर्ग बोलता है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो टोटल आपका 300 है उसमें से 50 तो माइनस ही कर दो, क्योंकि 50 तो जो आपने 2 बार काउंट किया उसको 1 बार तो माइनस करना ही पड़ेगा, है ना। तो विलेजर्स ने सिर्फ क्रिएट किए 250 रुपये। विलेजर्स ने कितने क्रिएट किए, 250 रुपये। तब जाके विलेजर्स को ये जादू पता चला कि भाई इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, कि हमें चीज़ों को 2 बार टोटल में नहीं लाना है। आपने इधर 200 में ये 50 पकड़ा, 100 में तो 50 था ही, पर आपने 200 में भी 50 पकड़ा, तो ये गलत हो गया। तो 100 का 50 अगर मैं वैसे ही रहने दूँ, 200 में से 50 माइनस भी करूँ तो 100 प्लस 150, तो ये मेरे को देगा कितना, 250 ही देना चाहिए ये मेरे को। मतलब विलेजर्स ने सिर्फ 250 रुपया कमाया, ना कि 300 रुपया कमाया। क्या कमाया, विलेजर्स ने सिर्फ 250 रुपया कमाया। अब बहुत बार ऐसा होता है इकोनॉमी में कि मान लो फार्मर की सारी चीज नहीं बिकती तो कुछ बचा हुआ रहता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि फिनिश गुड्स बना ही नहीं, सेमी फिनिश गुड्स है फिलहाल तक अब तक। मतलब कॉटन शर्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ उस साल, कॉटन यान तक रह के रुक गया, कपड़ा बन के रुक गया, शर्ट बना ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें भी होती है। कुछ कॉटन का कॉटन ही पड़ा रहेगा, मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, और वो 1 साल से दूसरे साल में कन्वर्ट होंगे। तो वो जो बचे हुए सामान को अपन इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, या अकाउंटिंग में भी अपन बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री किसी भी चीज के लिए ना 4 तरीके की हो सकती है। अब क्या होता है, एक तो होता है इन्वेंट्री का अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन। अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन बोले तो मैं नहीं चाहता था, मैंने प्लान नहीं किया था, पर वो अक्यूमुलेट हो गई, ठीक है। दूसरा होता है प्लैन्ड अक्यूमुलेशन, कि मैं मेरे प्लानिंग के हिसाब से बराबर है। तीसरा है अनप्लैन्ड डी अक्यूमुलेशन,
और चौथा है प्लैंड डी एक्यूमुलेशन। ये इन्वेंट्री 4 तरीके से देखी जा सकती है। अब ये कैसे होता है, मान लो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के स्टार्ट ऑफ द ईयर जब उसने दुकान शुरू की, एक शॉपकीपर ने, एग्जाम्पल है ना, इन्वेंट्री के लिए एक दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने शॉप चालू की, उसके पास स्टार्ट में थे 100 शर्ट, उसके स्टैक में 100 शर्ट्स थे जो उसकी इन्वेंट्री थी, है ना। अब वो क्या सोच रहा है कि इस साल करंट ईयर में 2025-26 में 1000 शर्ट बिकेंगे, तो उसने 1000 शर्ट प्रोड्यूस कर दिए। कितने शर्ट प्रोड्यूस किए उस साल में? 1000 शर्ट। टोटल उसके पास कितने हो गए? 1100 शर्ट्स हो गए। कितने हो गए? 1100 शर्ट्स। पक्का एकदम। अब शॉपकीपर सोचता है कि मैं 1000 शर्ट बेचूंगा तो मैं 1000 बना देता हूं और 100 शर्ट मैं स्टोर रूम में रखूंगा ताकि वो मेरे अगले साल बताने के लिए भी काम आ जाएंगे ना, एज ए स्टोर। तो 1000 शर्ट अपन बनाएंगे, वो बेचेंगे। पर देखो मानो क्या हुआ, कुछ फनी हो गया वहां पे। अब उस साल सिर्फ 600 शर्ट ही बिके। सॉरी, कितने बिके? 600 शर्ट। मतलब शॉपकीपर के पास बहुत सारे शर्ट एक्स्ट्रा पड़े थे, 500 शर्ट एक्स्ट्रा पड़ गए भाई। क्या हो गए? अब उसका स्टोर रूम बड़ा हो गया। जो वो स्टोर रूम में 100 का सोच रहा था, वहां पे 500 हो गए। वहां पे क्या हो गए? 500 शर्ट पड़े रह गए। इसको बोलते हैं अपन अनप्लैंड एक्यूमुलेशन। 400 शर्ट जो इस साल बनाए वो रहे और 100 शर्ट जो पुराने थे वो भी पड़े रह गए। स्टोर रूम बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं अनप्लैंड एक्यूमुलेशन। और मान लो कि सेम चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1000 शर्ट बिकेंगे, 100 थे और 1000 बिकेंगे, 100 थे और 1000 बिकेंगे। मतलब उसके स्टोर रूम में 100 शर्ट थे और उसने 1000 नए बना दिए, बोल रहा था कि बिकेंगे। अब बिक गए 1050। तो उसको क्या हुआ? एक तो ये पूरा बेचना पड़ा और यहां से 50 शर्ट लेने पड़े अपने स्टॉक से। तो ऐसे करके उसने 1050 शर्ट बेच दिए। अब उसके पास सिर्फ कितने बचे स्टोर रूम में? 50। मतलब उसका स्टोर रूम हो गया छोटा। स्टोर रूम क्या हो गया? डी एक्यूमुलेट हो रहा है चीज। तो ये हो गया अनप्लैंड डी एक्यूमुलेशन। ये क्या होता है? अनप्लैंड डी एक्यूमुलेशन। कम शर्ट बिके तो अनप्लैंड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ज्यादा शर्ट बिके तो अनप्लैंड डी एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो सर प्लैंड का क्या? फिर प्लैंड का देखो, शॉपकीपर बहुत आगे का सोचता है, प्लान बना के रखता है। तो शॉपकीपर क्या बोलता है कि उसको है ना स्टोर रूम में ज्यादा शर्ट रखने हैं। वो ज्यादा शर्ट पर्पसली रखता है। ज्यादा शर्ट क्या रखना चाहता है? पर्पसली रखना चाहता है। वो प्लैंड एक्यूमुलेशन हो जाता है। और वो पर्पसली बोलता है कि मैं कम शर्ट रखूंगा भाई स्टोर रूम में, ज्यादा शर्ट नहीं रखूंगा। तो जब वो इतना प्लानिंग के साथ चल रहा है तो वो प्रोड्यूस भी उतना ही करेगा। वो बोल रहा है कि मैं 50 शर्ट ही रखूंगा, तो वो प्रोड्यूस 1000 कर रहा है, बोल रहा है 1000 बिक ही जाएगा। शॉर्ट टू मार्केट पड़ा है, मैंने प्लान किया तो 1000 बिक जाएगा। वो प्लैंड एक्यूमुलेशन। और वो बोलता है नहीं मेरे को 100 नहीं रखना, मेरे को 50 रखना है। वो प्लैंड डी एक्यूमुलेशन। ठीक है। तो ये 4 तरीके से अपन इन्वेंट्री पढ़ सकते हैं, एक्यूमुलेशन और डी एक्यूमुलेशन। ठीक है। ये इन्वेंट्री, ये था मेरा प्रोडक्ट मेथड। ये क्या था मेरा? प्रोडक्ट मेथड। मतलब स्टोर रूम के अंदर इन्वेंट्री ऊपर नीचे हो सकती है। स्टोर रूम के अंदर अगर इन्वेंट्री ऊपर नीचे होती है, वो इंपैक्ट करेगी मेरे इन्वेस्टमेंट पे। इस प्लैंड, डी प्लैंड, अनप्लैंड के कारण मेरे इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा कि भाई ज्यादा इन्वेस्ट करना है कि कम इन्वेस्ट करना है ना। मेकिंग शर्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन, सेलिंग शर्ट इज इक्वल टू सेल्स। लेफ्ट ओवर शर्ट्स मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा और इन्वेंट्री में चेंज होना इज इक्वल टू मेरे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। तो इन्वेंट्री में चेंजेस हुआ। अब इन्वेंट्री में चेंजेस हुआ, अगर मैं उसको चेंज इन इन्वेंट्री को पकड़ू, अगर क्या पकड़ू? चेंज इन इन्वेंट्री के, जो भी मेरे इन्वेंट्री में चेंज हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो मेरे को निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द फर्म के भाई फर्म ने कितना वैल्यू एड किया? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स। जो भी फर्म ने यूज किया इंटरमीडियरी गुड्स, जो भी बच गए उनके पास। ठीक है। ज्यादा शर्ट्स बच गए तो इंटरमीडियरी गुड्स माइनस कर देंगे, शर्ट बने ही नहीं तो वो माइनस कर देंगे। तो जो भी उनका आउटपुट बना उसमें से उतना माइनस कर देंगे। तो आपका ग्रॉस वैल्यू क्या मिल जाएगा? क्या आपने कितनी वैल्यू ऐड की, आपने कितनी वैल्यू क्या की? ऐड की। डन है ना। तो वैसे ही एक चॉकलेट फैक्ट्री है और फैक्ट्री अगर रोज चॉकलेट बना रही है तो उसको बोलेंगे अपन प्रोडक्शन।
बच्चों को अगर बेच दी उसको अपन बोलेंगे सेल्स, और कुछ अगर बच गई जार में तो उसको अपन बोलेंगे इन्वेंट्री। तो वही बात हो गई कि भाई कितनी इन्वेंट्री बची है अपने पास ना यार, और मैं काउंट कैसे करूं कि हाउ डू वी फिगर आउट कि हाउ मच दी चॉकलेट रियली एडेड टू द वर्ल्ड, कि कितनी चॉकलेट मैंने ऐड की है वर्ल्ड में। और मेरे को ये याद रखना है कि भाई मैं बार बार वो आटे और शक्कर को दो दो बार ना गिन लूं, इंग्रेडिएंट्स को क्या ना गिन लूं, दो दो बार ना गिन लूं। तो देखो इसका रूल सिंपल है, अगर मैं उसके हिसाब से भी जाऊं तो फॉर्मूला दे देखो मेरा ऐसे ही बनेगा, वैल्यू ऐड कितना किया फैक्ट्री ने इज इक्विवेलेंट टू कुकी सोल्ड या चॉकलेट सोल्ड प्लस चॉकलेट लेफ्ट इन दी जार, जो भी चॉकलेट बच गई हमारे पास, माइनस जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो माइनस कर दो। वही बात हो गई कि जो भी मेरा आउटपुट था, देखो दोनों आउटपुट है, बेचा वो भी आउटपुट और जो चॉकलेट बचे वो भी आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट इस माइनस मैंने क्या कर दिया, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर दिए, यही तो फॉर्मूला बन गया। मतलब मैं इस फॉर्मूले को इसके तौर पे लिखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द फैक्ट्री इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म, वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। देखो जार में बची वो चेंज इन इन्वेंट्री भी प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर देता हूं जो बना ही नहीं सामान, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स। तो देखो फॉर्मूला तो बन गया मेरा। ऐसे बनते हैं मेरे फॉर्मूलाज इकोनॉमिक्स के अंदर, ऐसे क्या बनते हैं मेरे फॉर्मूलाज बनते हैं, पक्का एकदम। सो जब हम ऐसे इनको कंट्रीब्यूट करके कंबाइन करते हैं तो हमारा डबल काउंटिंग का जो भी सिस्टम है वो हट जाता है। हमारा डबल काउंटिंग का सिस्टम क्या हो जाता है, हट जाता है। हम उन चीजों को बार बार काउंट नहीं करते, हम उन चीजों को क्या नहीं करते, बार बार काउंट नहीं करते। अब देखो ये जो मेरी चॉकलेट बनी, ये जो मेरा इन्वेंट्री यूज हुआ, इसमें मशीन यूज हुई थी वो वेर एंड टेयर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वेर एंड टेयर हुआ होगा। तो ये तो मेरी ग्रॉस वैल्यू दे रही है। तो जब वो वेर एंड टेयर होती है तो उसको हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। तो मेरे को अगर नेट वैल्यू निकालने के, अपन ने नेट कितनी वैल्यू ऐड की है, तो मेरी ग्रॉस वैल्यू में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, सिंपल। क्योंकि जो मशीनरी यूज हुई वो भी उसकी जो वेर एंड टेयर, रिप्लेसमेंट, रिपेयर जो भी लगेंगे वो भी तो माइनस करने पड़ेंगे ना यार, क्योंकि वो भी खर्चा तो इधर में से ही निकलेगा, तो माइनस कर दिया। तो भाई ये होता है मेरा कि अपन ने कैसे उन चीजों को यूज किया। तो ऐसे मिलती है मेरे को नेट वैल्यू। मैंने क्या माइनस किया, जो भी मशीनरी यूज हुई थी उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे को क्या हुआ, इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ ईयर, कि सारे फर्म की अगर अपन ग्रॉस वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हम मेजर करेंगे वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट, है ना, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि सब चीज पूरे कंट्री में जो भी बनी, जितनी भी चीज यूज हुई। अब ये फॉर्मूला बड़े लेवल पे सोचो, है ना, कि ये एक चेंज इन इन्वेंट्री, एक नहीं सबका ये चीज हो रहा है, तो सब में यही फॉर्मूला यूज किया तो वैल्यू ऑफ एग्रीगेट मिल गया अपन को, कि वैल्यू ऑफ एग्रीगेट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज अपन ने एक ईयर में प्रोड्यूस किए। इस एस्टिमेशन को अपन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जो कि होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि पूरे डोमेस्टिक एरिया के अंदर आपने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया, प्रोड्यूस, पक्का एकदम। तो जितने भी जीवीए थे ये ग्रॉस वैल्यू एडेड वाले, मान लो अगर मैं सारे वैल्यू एडेड मतलब पूरी कंट्री के, ये तो एक का था, तो इसको मैं अगर 1 नंबर दूं यहाँ पे, तो वैसे ही सबमिशन, ये सबमिशन होता है, सबमिशन का मतलब होता है कि सबको प्लस करते हो, GVA1 प्लस GVA2 प्लस GVA3, ये जाते जाते तक जाएगा GVAN नंबर ऑफ फैक्ट्रीज तक, का जाएगा GVAN नंबर ऑफ फैक्ट्रीज तक। तो इसको मैं वो इकोनॉमिक्स टर्म में या मैक्स के टर्म में ऐसे भी ले सकता हूँ। सबमिशन का मतलब होता है एग्रीगेट, इसका मतलब वो एग्रीगेट। तो एग्रीगेट बोले तो 1 से लेके या I से लेके 1 से लेके N तक, I क्या होता है मेरा 1 से लेके N तक GVA, मतलब GVA का पहले से लेके लास्ट तक, पहले से लेके लास्ट तक, पहले से लेके लास्ट तक। ये मेरा फॉर्मूला बन गया जीडीपी का, ये आपके बुक में फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये मेरा जीडीपी का फॉर्मूला है। ये होता है मेरा प्रोडक्ट मेथड। ये क्या होता है मेरा प्रोडक्ट मेथड, जो मेरी पहली टीचर थी,
क्या थी, मेरी पहली टीचर थी। अब सेकंड, प्रोडक्ट मेथड से अपन ने जीडीपी निकाल लिया, तो क्या मैं ये डिमांड साइड से भी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? क्या इसका ऑल्टरनेट कोई वे है निकालने का? जीडीपी का एक तरीका थोड़ी होगा, जीडीपी का तो बहुत तरीके होंगे। तो डिमांड साइड से क्या होगा? ये तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना यार। क्या हो गया? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना वैल्यू एड किया प्रोड्यूसर ने, बनाने वाले ने। ये तो डिमांड साइड से भी तो चीज होगी। ऑल्टरनेट वे भी तो होगा जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट से। तो जब अपन डिमांड साइड की बात करते हैं तो अपन जाते हैं दूसरे टीचर के पास, जो होता है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड, व्हाट ही स्पेंट। एक्सपेंडिचर मेथड जो मेरा सेकंड मेथड है मेजर करने का, है ना। तो वापस वही चीज के फार्मर ने वीट उगाए, बेकरी को बेचे, बेकरी ने ब्रेड बना दिया, उसका क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। अब लोगों ने वो ब्रेड खरीदी, लोगों ने क्या करी? वो ब्रेड खरीदी। जब वो ब्रेड खरीदी तो फार्मर का सिर्फ आउटपुट कितना था? 50 यूनिट फार्मर ने बनाए, 100 रुपए के थे, पर फार्मर ने सिर्फ मार्केट में कितने उतारे? 50 यूनिट। कितने उतारे? खाली 50 यूनिट। बेकर ने उसमें वैल्यू ऐड करके मार्केट में कितना उतारा उसको? बेकर का आउटपुट कितना हो गया? 200 यूनिट आउटपुट हो गया। तो बेकर सोल्ड 200 रुपीज वर्थ ऑफ ब्रेड टू फैमिलीज एंड फार्मर सोल्ड 50 वर्थ ऑफ व्हीट डायरेक्टली टू फैमिलीज, है ना। अब देखो बेकर के लिए ये 50 तो ये 200 में ऐड हो गया। 100 में से फार्मर ने क्या किया? 50 जो है ना वो मार्केट में उतार के मार्केट में लोगों को बेचा। तो ये 50 अगर इसमें ऐड होता है, इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो ये 50 का तो इंक्लूजन हो गया इस 200 में। बेकर और फार्मर के जो 50 वाले थे वो तो ये 200 में आ गए। फार्मर ने बचे हुए 50 रुपए का व्हीट मार्केट में उतार दिया, मतलब फार्मर का आउटपुट 50, बेकर का 200। टोटल अगर मैं करूं तो कितना फार्मर का और बेकर का मिला के कितना हो गया? देखो वापस 250 आ गया। प्रोडक्शन से भी ये 250 आया था, एक्सपेंडिचर से भी 250 आ गया। फाइनल आउटपुट पक्का एकदम। तो कंसेप्ट यही बोलता है, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्या एक्सपेंडिचर था इसका? 50, इसका क्या खर्चा था? 200। ठीक है, तो दोनों को जब खर्चा प्लस किया तो 250 रुपए का खर्चा आ गया। क्या आ गया? 250 रुपए का खर्चा। अब इसका इजी वे में अगर एग्जांपल फॉर्मूला चाहिए तो जीडीपी इसे कैलकुलेट होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने कंज्यूम किया और जितना इन्वेस्टमेंट हुआ। कंजम्पशन बोले तो ये देखो, ये कंजम्पशन था, ये कंजम्पशन था पक्का। पर मशीन वगैरह खरीदने में कुछ इन्वेस्टमेंट लगा होगा, मशीन वगैरह खरीदने में क्या लगा होगा? इन्वेस्टमेंट लगा होगा। तो अज्यूम करते इसी के अंदर इसको थोड़ा और बड़ा बनाते ये फॉर्मूला को, कि जो जो पैसा खर्च करता है वो सब जीडीपी में आएगा। मतलब एक टेरिटरी के अंदर जो जो पैसा खर्च करेगा वो सब आना चाहिए ना जीडीपी के अंदर। अब तो देखो क्या होता है, एक तो सी, सबसे पहले हम एक लेते हैं सी, कि हम सी डिनोट करते हैं हाउस होल्ड जो भी कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा है, उसको हमने ले लिया सी। आई, फर्म्स ने जो भी मशीन्स वगैरह खरीदी उस साल, फर्म्स ने मशीन वगैरह खरीदी मतलब इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आई वो हो गया। जी, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किया, कि गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें खरीदी और मतलब बेचने के हिसाब से वगैरह गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई हम भी चलो कुछ चीज लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म से कुछ चीज खरीदने के लिए, ताकि हम भी वो सब्सिडीज वगैरह बांट सके ना यार हम भी। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें खरीदी, तो वो ये भी हो गया। अब कंट्री के अंदर क्या बोला इन्होंने कि भाई हम क्या करते हैं, इस डोमेस्टिक एरिया से बाहर भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। वहां भी तो बेचेंगे, वो भी तो खर्चा होगा हमारा। एक्सपोर्ट बेचा ना, खर्चा तो हुआ मेरा। तो देखो अगर मैं फॉर्मूला बनूं तो मोटा मोटा मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। यहां पे कुछ अधूरा है, एन नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, क्या होंगे? एन नंबर ऑफ फर्म्स, तो सब में सबमिशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सबमिशन। कंज्यूमर ने खर्च किया, इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्म ने खर्च किया, गवर्नमेंट ने खर्च किया, और बाहर बेचा उसका भी खर्चा हुआ, बाहर बेचा उसका भी क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो टोटल तो ये था। अब अगर मान लो ये फाइनल कंजम्पशन में एंटायर इकोनॉमी में हाउस होल्ड ने कुछ खर्चा इंपोर्ट में भी किया था, जैसे कि ये टोटल था, ये क्या था? टोटल। ये क्या था? टोटल। अगर ये टोटल है, ये तो सिंगल यूनिट टोटल की बात करेंगे तो वापस वो लग जाएगा सी आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, सी प्लस सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, सारे इन्वेस्टमेंट्स और प्लस सारे गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट खर्च करती है, और प्लस जितना भी एक्सपोर्ट होगा।
तो अब अगर मान लो कि कंजम्पशन कस्टमर ने, हाउस होल्ड ने कुछ इंपोर्ट भी किया होगा, मतलब वो खर्चा वो भी किया था, टोटल सी के अंदर कुछ इंपोर्ट भी होगा, तो टोटल में से अगर मैं इंपोर्ट माइनस करता हूं, मैं इंपोर्ट को लेता हूं सी एम या एम से डिनोट करता हूं, ठीक है, क्या डिनोट करता हूं, एम से। तो अगर मैं टोटल कंजम्पशन में से इंपोर्ट माइनस करूंगा तो मेरे को डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल जाएगा। मेरे को क्या मिलेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन। एक बार डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल गया तो भाई अपना काम तो सॉर्टेड हो गया। अपना काम क्या होगा, सॉर्टेड हो गया। देखो फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं मैं आपको जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड से। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर से भी तो फर्म ने भी तो कुछ इंपोर्ट की होगी मशीनरी, गवर्नमेंट ने भी तो कुछ इंपोर्ट किया होगा, गवर्नमेंट में तो क्या हो गया होगा, इंपोर्ट। अगर मैं ये यहां पे डालूं तो देखो यहां को मैं सी को रिप्लेस कर सकता हूं। डोमेस्टिक इनकम प्रोड्यूस करने के लिए टोटल में से, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्रोड्यूस करने के लिए टोटल में से अगर मैं माइनस करता हूं इंपोर्ट तो मेरे को डोमेस्टिक कंजम्पशन मिलेगा। तो मैं सी के जगह पे ये डाल सकता हूं, क्या डालूंगा, सी माइनस सी एम। आई के जगह पे डाल सकता हूं आई माइनस आई एम। जी के जगह पे डाल सकता हूं जी माइनस जी एम प्लस एक्स। सबमिशन का साइन वैसे का वैसे ही है। अब चलो देखो बाइफरकेट करते हैं। सारे एम एम को अपन क्या करते हैं, एक साइड ले आते हैं। सारे एम को अपन क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे। सारे एम क्या करते हैं, एक साइड ले आते हैं। मतलब ये सबमिशन सबका कॉमन ले लेते हैं अपन। सबका सबमिशन कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या बचा, सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस सी एम, आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम, और इधर क्या आ गया, प्लस सबमिशन ऑफ सारा एक्सपोर्ट जितना भी किया होगा सब। तो अब अगर मैं इधर उधर करता हूं तो मेरा इधर उधर करने पर क्या बनेगा, इधर क्या बचा, सी प्लस आई प्लस जी, और ये और ये मैं वो साइड ले जाता हूं प्लस, देखो ये इधर ही है तो मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट में से ये माइनस कर दिया। क्या माइनस किया, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दिया। तो जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करूंगा ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस एम। तो ऐसे मेरा एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला बनता है। मतलब मेरा प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का सम सेम आएगा। तो जो कि मेरा क्या बनता है, जीडीपी। तो मैं प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से जाऊँ या सप्लाई मेथड के हिसाब से जाऊँ, दोनों मेथड से मेरा आंसर सेम आएगा। इन नेशनल इनकम, इन नेशनल, तो देखो मेजरमेंट के साथ साथ आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया। क्या किया हमने, टोटल कंजम्पशन लिया, टोटल कंजम्पशन में से इंपोर्ट जो भी हमने किया होगा वो माइनस कर दिया, तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल गया। डोमेस्टिक कंजम्पशन मिला, हमने सिर्फ इधर उधर किया, ये माइनस 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 को कॉमन लेके प्लस ब्रैकेट में आ गया और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी मिल गया। ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सोचो कितना ईजी है एक्सपेंडिचर मेथड भी, बहुत ईजी है। अब इनकम मेथड तो देखो, इनकम मेथड तो बहुत ही सीधा होता है। जो इनकम है सबको सारी को प्लस कर दो। जो मेरा तीसरा टीचर था, इनकम मेथड, इनकम मेथड में मैंने क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम कमाए थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अभी से इनकम क्या कमाया, लैंड ने कमाया रेंट, लेबर ने कमाया वेजेस, कैपिटल ने कमाया इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ने कमाया प्रॉफिट। यही जो फैक्टर ऑफ इनकम है, इनको अगर मैं प्लस करता हूं, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, खत्म। यही मेरा इनकम मेथड है, यही मेरा क्या है, इनकम मेथड। और यही भी मेरे को जीडीपी देगा, टोटल इनकम अर्न इन अ ईयर इन अ कंट्री, टोटल इनकम अर्न इन द ईयर इन अ कंट्री। डन। वो आपका सबमिशन लगाना, वो सबमिशन अपन क्यों लगाते हैं, सबमिशन लगाते हैं ताकि इंडिविजुअल से हटके अपन सारे में आ जाए। मतलब ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंडिविजुअल, एक फैक्ट्री से लेके सारी फैक्ट्री का रेंट प्लस एक से लेके सारे का वेजेस, ऐसे। तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको मैं ये बता सकता हूं, मतलब माय प्रोडक्शन मेथड इज इक्वल टू माय एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू माय इनकम मेथड। प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम मेथड। मतलब सबमेशन ऑफ आई से लेके 1 का एम और जीवीए जो आएगा मेरा प्रोडक्शन मेथड का। किधर गया मेरा प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। देखो मैंने इतनी सारी चीजें बना डाली कि मेरे को ही ढूंढना पड़ रहा है। ये जीवीए किधर गया, ये देखो जीवीए। तो जीवीए का फॉर्मूला, जीवीए का मेरा फॉर्मूला जीडीपी का, प्लस ये वाला एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट, जीवीए इज इक्विवेलेंट टू माय एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी।
they all are equal and they all give me GDP. they all give me GDP. तो ये है मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये क्या है मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इस फॉर्मूला से आप कोई भी सम सॉल्व करोगे तो आपका जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये है मेरा मोटा मोटी नेशनल इनकम. अभी भी देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बचे हैं नेशनल इनकम में, है ना, पर आज के लिए इतना ही. ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा अपन को. तो ये था अपना इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू हुआ और कैसे अपन नेशनल इनकम के फॉर्मूला तक आ गए. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. और पढ़ना, ये पढ़ना, इसके साथ साथ आपके नोट्स एक बार रेफर करना तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट के साथ. Stay tuned and meet you in the next video.